हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग आईसी इंजन की टेस्टिंग पढ़ेंगे। अब इंजन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो उसे मार्केट में उतारने से पहले उसका टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। इसका पावर क्या है, उसमें लॉसेस क्या हो रहे हैं और कैसे बेहतर किया जा सके। तो ये गेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गेट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इससे पता नहीं क्यों आता है। तो इसमें हमने पहला टेस्ट मोर्से टेस्ट पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग विलियमसन लाइन मेथड देख लेते हैं। क्या है विलियमसन लाइन मेथड? तो आपको गिवन क्या है, आपने 2 बार टेस्ट किया, उसमें आपको पता चला कि भाई ब्रेक पावर आपको निकल गया और फ्यूल आपने कुछ फ्यूल आपने इनपुट किया। ये फ्यूल रेट है कि किस रेट से आप फ्यूल को इंटर कर रहे हैं। तो 1 kg पर आवर के आप रेट से आप फ्यूल दे रहे हैं और आपको पावर मिल रहा है 1 किलोवाट का पावर मिल रहा है, यानी कि 1 किलो जूल पर सेकेंड आपको पावर मिल रहा है। दूसरा आपने क्या किया, फ्यूल को बढ़ाया 3 kg पर आवर किया, तब आपको 5 किलोवाट का पावर मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने 1-2 मेथड लिया और हमने ये अज्यूम किया, ये विलियमसन जी ने अज्यूम किया कि ये जो है ये प्रोसेस लीनियर हो रहा है। लीनियर प्रोसेस का मतलब कि जो ब्रेक पावर जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से मास फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है फ्यूल का। तो इसे हम लोग लीनियरली हमने अज्यूम कर लिया, बाय इक्वल टू mx प्लस c का हमने ग्राफ अज्यूम कर लिया। वहाँ पे हम लोग ने बाई एक्सेस पे फ्यूल का मास कंजप्शन रेट लिया और यहाँ पे पावर को हमने एक्स एक्सेस पे लिया। तो हमें यहाँ पे बाई की जगह पे हमने लिख लिया मास फ्लो रेट किसका, फ्यूल का, और ब्रेक पावर लिख लिया हमने एक्स के जगह पे। सी के जगह पे हमने अज्यूम कर लिया कि ये जब ओपन सर्किट है, जब पावर नहीं आ रहा है, जब 0 पावर आ रहा है, तब कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है उसको हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। तो चूंकि हमने लीनियर बनाया है और हमें 2 पता है, तो 2 इक्वेशन हम बना देंगे कि भाई क्या है मास फ्लो रेट, क्या है फ्यूल का फर्स्ट कंडीशन में जब ब्रेक पावर 1 है तब क्या है। तो उससे एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा है कि 3 जब है ये, तो ये 5 है, तो उससे हमें 2 इक्वेशन बन गया। 2 इक्वेशन को यदि हम सोल्व करेंगे तो हमारे लिए k निकल जाएगा और m.fo निकल जाएगा। तो हमने ये दोनों निकाल लिया, इससे हमारा इक्वेशन बन के आ जाएगा। ये 1/2 निकल के आया तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन जाने से हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया कि भाई अब हम किसी भी मास फ्लो रेट का ब्रेक पावर हम निकाल सकते हैं कि भाई फ्यूल अब हम कितना 10 kg फ्यूल पर आवर अगर हमने डाला तो उस वक्त हमें ब्रेक पावर क्या होगा। हमने 2 को प्रैक्टिकली निकाला और उसके बाद हमने तीसरा से निकालना शुरू किया। देखिए 2 को हमने प्रैक्टिकली निकाला, तीसरा से हम लोग बस मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूला में रख के हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया और निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन लॉस भी निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल पावर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल पावर क्या होता है भाई, देखिए इतना फ्यूल कंजम्पशन हुआ, ब्रेक पावर कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो देखिए इसको बढ़ाने से क्या हमको पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक फ्यूल ऐड होता चला गया और कोई पावर नहीं मिला, यानी कि इतना पावर तो लॉस हो जा रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो जो इतना नेगेटिव पावर जो है इसका, वही तो है उसका फ्रिक्शनल पावर, क्योंकि इतना पावर उसका लॉस हो जा रहा है इसको फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। तो मैंने बताया भी है कि इट इज ग्राफिकल मेथड। ये जो विलियमसन लाइन मेथड वो क्या है, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल टेक्निक है, इन विच फ्यूल कंजम्पशन जो होता है वाई एक्सेस पे होता है और ब्रेक पावर एक्स एक्सेस पे होता है। इज ड्रॉ एंड इट इंटरपोलेशन ऑन द ब्रेक पावर एक्सिस में हमने इसका इंटरपोलेशन लिया है, जो क्या बताता है, फ्रिक्शनल पावर को बताता है। और यही का मेथड कहलाता है विलियम्स लाइन मेथड। तो आपको विलियम्स लाइन मेथड जब आपको एक्सप्लेन करना हो तो आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये बना के आपको दिखा देना। और जब कैलकुलेट करना, 2 ब्रेक पावर आपको 2 जगह पे पता है मास फ्लो रेट पे, तो आप तीसरा आप लीनियर अज्यूम करके उसका हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने मोर्से की टेस्ट हम लोगों को देखना है। मोर्से की टेस्ट भाई किसके लिए है, ये टेस्ट मोर्से की टेस्ट है मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए। जब कम से कम या जिसमें 2 सिलेंडर होना चाहिए तभी हम मोर्से टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे 4 सिलेंडर मैंने ले रखा है और बता रखा है। ये ऐसा इंजन के लिए भी हो सकता है और ये कन्वर्जन इंजन के लिए, दोनों के लिए टेस्ट हो सकता है। कम से कम 2 हमारे पास सिलेंडर हो। इसमें क्या करते हैं, सारे एक साथ जल रहा है या सारे में एक बार ये
करके, जैसे मैंने बताया था फायरिंग ऑर्डर करके, तो एक बार ये फायरिंग होता है, इसमें एक बार ऐसे करके फायरिंग होता रहता है, तो एक पावर देता रहता है। इसके क्या प्रॉपर्टी है, देखिए मल्टी सिलेंडर के फायदे क्या है इसमें भाई। सबसे पहले तो एक बैलेंसिंग तो होता है, उसके बाद फ्लाई व्हील इसमें कम यूज होता है, फ्लाई व्हील का वेट कम होता है। क्यों कम होगा फ्लाई व्हील? फ्लाई व्हील है क्या, वो एनर्जी स्टोर करने के लिए, कि 4 स्ट्रोक में, एक ही स्ट्रोक में पावर मिलता है, तो बाकी 3 स्ट्रोक में उसको एनर्जी ऑब्जर्व करके रखना है, ताकि उसी इंजन को चलाने के काम है। पर इसमें क्या 4 इंजन लगा हुआ है, तो एक बार इसने पावर दिया तो बाकी 3 स्ट्रोक तक तो ये जल जाएगा, ये जल जाएगा, एक करके जलता रहेगा। तो बाकी 3 स्ट्रोक तक तो इसको ये भी चला सकता है ना ये इंजन, तो इसको फ्लाई व्हील रख के अपना ही एनर्जी स्टोर करके रखने की क्या जरूरत है। इसमें हमें फ्लाई व्हील का मास कम जाता है, इनर्शिया मास कम जाएगा तो क्या होगा, इनर्शिया कम जाएगा, इनर्शिया कम जाएगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन नॉइसेस कम जाएगा, यानी कि लग्जरी हमारा बढ़ जाएगा। हम इस टेस्ट में क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट में हमारा जंक्शन क्या है, इस टेस्ट में हमारा सबसे बड़ा जंक्शन की सभी का फ्रिक्शन पावर ऑफ इच सिलेंडर आर सेम। सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शनल पावर, हम जितने भी 3-4 सिलेंडर थे हम अज्यूम कर रहे हैं कि सबका जो फ्रिक्शनल पावर है वो सेम है। और इस टेस्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना और इंडिकेटेड पावर निकालना। तो इसमें हमें करना क्या है, और बाकी सब अरेंजमेंट तो मैं बता ही चुका हूँ कि ब्रेक पावर तो हम लोग सू ब्रेक लगा के ही निकाल लेंगे, ब्रेक लगाएंगे, और उसमें बता ही चुका ब्रेक पावर, जब मैंने बताया था कि ड्रम वगैरह लगा के निकाल लेते हैं, तो ब्रेक पावर तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो हमें बस मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना और इंडिकेटेड पावर निकालना है। तो हमें इसमें करना क्या है कि भाई एक एक करके सारा सिलेंडर को हमको बंद करना है। बंद मतलब सारा जल रहा है कि साथ एक काम क्या कर दिए, एक सिलेंडर को हम किसी प्रकार से बंद कर दिए जलना, उसमें कंबर्जन नहीं हो रहा है, तो उसमें बाकी में कंबर्जन होता रहेगा। तो एक एक करके सबको बंद करेंगे। अब बंद कैसे करेंगे, तो मैंने दिखाया कि अगर ऐसा इंजन है तो उसमें स्पार्क प्लग है, उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, तो वो बंद हो जाएगा, उसमें जलना बंद हो जाएगा, उसमें पावर प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। दूसरा क्या, सीआई इंजन में क्या है, उसमें आप फ्यूल सप्लाई है उसको को कट कर दीजिए, तो इससे प्रकार से उस सिलेंडर बंद हो जाएगा कंबर्ज होना। तो आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबका लिस्ट बनाया, मैथमेटिकल लिस्ट बनाया। जब ऑल सिलेंडर फायर्ड है, मैंने सारे सिलेंडर में कंबर्जन हो रहा है, तो क्या होगा, कुछ ब्रेक पावर मिलेगा। हम उसको 4 भी लिख चुके हैं, हम कि 4 है, सब इक्वल नहीं होगा, बस टोटल को हमने जो हमारा ब्रेक पावर टोटल आया उसको हमने 4 भी अज्यूम किया, उसके बराबर हमने लिख दिया। उसमें कुछ फ्रिक्शनल पावर होगा, वो हमको पता नहीं है, तो उसको हम 4F के बराबर लिख दिए, और वो इक्वल किसके होगा, इंडिकेटर पावर के बराबर, उसको हमने 4I लिख दिया इंडिकेटर। इसका हमने एक इक्वेशन बना लिया। इसमें हमें पता क्या है, बस ये पता है हमको, जिसको हमने ब्रेक पावर हम लोग जो फाइनली टोटल ब्रेक पावर हमने कैलकुलेट किया वहाँ से, तो वो हमें पता है, जो हमें यहाँ से मिल गया है ब्रेक पावर, वो हमें पता है। जब चारों एक साथ फायर हो रहा है, चारों फायर एक साथ हो रहा था, तो हमें यहाँ पर जो ब्रेक पावर मिल रहा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या किया हमने, एक सिलेंडर नंबर 1 को हमने क्या किया, वो फायर नहीं हो रहा है, तो जो पावर हमारा मिला उसको हमने 3V1 लिख लिया हमने। भाई फ्रिक्शनल पावर तो वही होगा, फ्रिक्शन लॉसेस तो वही होगा, देख लीजिए। और इसे हमने बंद कर दिया, फायर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उखाड़ के इसको हमने फेंक दिया, बस में फायर नहीं हो रहा है, बाकी सारा अरेंजमेंट वही रहेगा इंजन का। ये फायर नहीं हो रहा है यानी कि ये पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन फ्रिक्शन भाई ये चल रहा है, अपना एक करके चल रहा है, तो ये तो इसको तो नचाता ही रहेगा ना। इसमें जो अरेंजमेंट है ये सब भाई, लॉसेस तो यही हो रहा है, ये तो चलता रहेगा ना भाई। अंदर कंवर्जन नहीं हो रहा, पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं, फ्रिक्शन तो उसका जो है वो तो है ही, तो उसको तो ये सब उसका भार सह रहा है, तो उसको तो फ्रिक्शन पावर तो वही होगा। फ्रिक्शन पावर तो इंडिकेटर पावर का हमने 3I लिख लिया कि भाई जो इंडिकेटर पावर आएगा। इसी प्रकार से हमने दूसरा हो रहा है, तो हमने ये जो पावर है इसको 3V2 लिख दिया फ्रिक्शन पावर, और हमने इंडिकेटेड पावर तो सारा इंजन का सेम ही होगा, क्योंकि सेमी प्रेशर वगैरह है, तो सारा सिलेंडर का सेम ही होगा, तो 4I इसको लिख लो, 3I लिख लो, उसमें चेंजेस नहीं होगा। ये ब्रेक पावर बहुत चेंज होता जाएगा, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। ये हमने 4 जो नीचे वाला 4 है इसको हमने जोड़ा और उसका मीन निकाल लिया। तो हमने 3BM क्या है भाई, 3BM देखो, उसका हमने मीन निकाला, सबको जोड़ा और सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया, और जो आया वही 3BM है। और ये इसको हम चारों को जोड़ेंगे, मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये तो 4F ही आ जाएगा। और ये भी अगर मीन निकालेंगे इतना सारा का,
इस सभी का मीन निकालेंगे तो 3i ही आएगा। अब क्या किया हमने, जो ये इक्वेशन आया है और ये इक्वेशन आया है, इसको हमने माइनस कर दिया, 1 - 2 कर दिया, तो क्या आएगा, ये मैंने 4 वैसा ऐसे ही लिख रखा है, इसको आप कैंसिल और दोनों तरफ से कर सकते हो, तो 4b है, 4b में से 3b हमने माइनस कर दिया, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, दोनों में इक्वल है, तो ये 4i से 3i घटेगा तो 1i आ जाएगा, 1i है, 4 तो कैंसिल ही है दोनों तरफ, 4i, यही इंडिकेटेड पावर हमारा निकल के आ गया। देख रहे हैं इंडिकेटेड पावर निकल के आ गया, इंडिकेटेड पावर निकल गया तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि हम मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालेंगे, ब्रेक पावर हमारे पास है ही, 4b है ही ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर हम निकाल ही चुके हैं, या तो एक में आप कैलकुलेट कीजिए या 4 में कैलकुलेट कीजिए, 4 में कैलकुलेट 4 से मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, या फिर एक ब्रेक पावर तो हमारे पास है नहीं, या तो एक ब्रेक पावर इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए मैंने क्वेश्चन दिखाया है कि भाई आप क्वेश्चन से ज़्यादा आपको समझ में आएगा कैसे हम निकालते हैं, तो गेट 2004 में आया वो क्वेश्चन है, ये देखते हैं इसको कैसे हम लोग लेते हैं। उसने एक मोर्से की टेस्ट का दे रखा है, ड्यूरिंग मोर्से की टेस्ट ऑन अ 4 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर उसमें, फॉलोइंग मेजरमेंट और ब्रेक पावर देयर ऑप्टेन, ये हमें मिला है, उसका लिस्ट उसने बना के दिया, डिटरमाइन द मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालने के लिए उसने कहा है। तो उसने दिखाया कि ऑल सिलेंडर जब फायर होता है तो ब्रेक पावर हमको ये मिलता है, फिर एक सिलेंडर को हम बंद कर देते हैं तो ब्रेक पावर ये मिलता है, दूसरा सिलेंडर को बंद करते हैं तो ये मिलता है, तीसरा सिलेंडर को बंद करते हैं तो ये मिलता है, चौथा सिलेंडर को बंद करते हैं तो ये मिलता है। अब हमने क्या किया कि इसमें से इस ब्रेक पावर को हमने घटा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, इंडिकेटेड पावर मिलेगा फर्स्ट सिलेंडर का, यही तो मिलेगा। कि देखिए आप यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक पावर, ये ब्रेक पावर 1 है और ये टोटल ब्रेक पावर है जब चारों इंजन चल रहा था, इन दोनों को हमने माइनस किया, ये दोनों को हमने माइनस किया, ये दोनों इक्वेशन को माइनस कीजिए, क्या आएगा, यहाँ से 4i से 3i माइनस होगा तो 1i आ जाएगा, और ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो हम बस इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमको इंडिकेटेड पावर आ जाएगा। तो वही हमने किया है कि हमने बस इस दोनों को माइनस किया तो हमें एक इंडिकेटेड पावर निकल के आएगा, जो i1 हमने जिसका नाम दे दिया, तो वो इतना निकल के आ गया। इसी प्रकार से IB2 है, तो इसमें से डायरेक्ट माइनस करो तो आपको आ जाएगा I2। देखिए ये मतलब सारे आप और भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी मुश्किल इक्वेशन दिए होंगे, बड़े सॉल्व किया रखा होगा, ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है निकालने का आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी। देखिए कैसे निकालते हैं, तो हमने जैसे माइनस किया इन दोनों को तो हमको I2 निकल गया, इसी प्रकार से I3 निकल जाएगा, इसी प्रकार से I4 निकल जाएगी, इसमें से इसको माइनस बस करना है, और जितना इस रास्ते भी निकल गया उसी भी को अगर हम जोड़ दिए तो ये टोटल इंडिकेटेड पावर निकल गया, टोटल इंडिकेटेड पावर मिल गया, टोटल ब्रेक पावर निकल गया, दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे तो मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल जाएगा हमारा, जो निकल के आ गया। इस प्रकार से अगर हमको इंडिकेटर मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है तो क्या करते हैं, प्रेशर ले ले IP के बराबर कर दें गैस स्टोव वॉल्यूम फ्लो रेट को, और यहाँ से IP निकल के आ जाएगा। अगर ये सब चीज़ें दे रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने बता दिया, अगर निकालने के लिए कहेगा तो निकाल लेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि मोर्से टेस्ट के बारे में, और मैंने क्या क्या बताया है कि भाई ऑप्टेन IP विदाउट एनी इक्विपमेंट, यहाँ पे हम कोई इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस नहीं लगा रहे हैं, और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लोग इंडिकेटेड पावर निकाल ले रहे हैं। दूसरा, इस सिलेंडर इज फायर 1 by 1, इसमें एक सिलेंडर को 1 by 1 फायर कर देते हैं, एंड गेट द ब्रेक पावर डेवलप्ड इन बोथ टाइप ऑफ इंजन, हम इसमें से ब्रेक पावर हम निकाल सकते हैं दोनों टाइप के इंजन में। दोनों टाइप का कैसे एक एक करके बंद करेंगे, तो डीजल इंजन है तो उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ फ्यूल, तो उसमें सप्लाई ऑफ फ्यूल को बंद कर देंगे तो वो कटिंग हो जाएगा। ऐसा इंजन में क्या करेंगे, शॉर्टिंग ऑफ स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग को शॉर्ट करके हम लोग ऐसा ही इंजन को बंद करेंगे, एक एक सिलेंडर को बंद करेंगे तो उससे हमें निकलता जाएगा। ये मैंने लिखा, टेस्ट इज ओनली फॉर मल्टी सिलेंडर, ये टेस्ट जो है टेस्ट इज ओनली फॉर मल्टी सिलेंडर, जो ये टेस्ट है मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए ही है, यानी कि कम से कम 2 सिलेंडर तो होना ही चाहिए। विथ एन एजम्पशन, इसमें एजम्पशन हमने क्या लिया है कि जो फ्रिक्शनल पावर आर सेम फॉर इस सिलेंडर की, फ्रिक्शनल पावर सारे सिलेंडर के लिए सेम है। तो ये मोर्से टेस्ट था, तो हम आगे पढ़ेंगे अगले लेसन में। थैंक यू।
ओके फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एक और टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो है मोटरिंग टेस्ट। मोटरिंग टेस्ट किस में यूज होता है? ये सिंगल सिलेंडर में भी यूज हो सकता है, सिंगल सिलेंडर के लिए वैलिड है। इसके पहले हमने मोसले टेस्ट देखा था जो मल्टी सिलेंडर के लिए वैलिड था, उसमें कम से कम 2 सिलेंडर की जरूरत था। यहाँ पे 1 सिलेंडर भी है, तो ये टेस्ट मोटरिंग टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें मेनली हमको फ्रिक्शनल पावर निकल के आता है, उससे हम मैकेनिकल एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। और ये SI CI इंजन दोनों के लिए, सिंगल सिलेंडर SI CI इंजन के लिए भी वैलिड है, तो ये आप निकाल सकते हैं। इसमें करते क्या है देखिए, मैंने दिखा रखा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट निकाल रखा है इस इंजन के लिए। तो भाई यहाँ से हमको क्या मिलता है? इंडिकेटेड पावर। यहाँ पर क्या होता है? फ्रिक्शन लॉस यहाँ से यहाँ तक होता है। उसके बाद ये शाफ्ट पे लगा हुआ है, शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने टैकोमीटर लगा रखा है। टैकोमीटर के बारे में पहले ही बता रखा हूँ मैं कि रोटेशनल वेलोसिटी को मेजर करता है, यानी ओमेगा को ये मेजर करके बता देगा। ओमेगा हमारा आ गया, और यहाँ पे हमें ब्रेक पावर हम निकाल लेंगे। ब्रेक पावर के बारे में बता ही रखा है कि ब्रेक पावर निकालने के लिए एक शू लगा लेते हैं, ब्रेक शू लगाकर हम वहाँ से निकाल लेते हैं। ये पहले ही ब्रेक पावर में बता चुका हूँ। तो ब्रेक पावर को T ओमेगा के बराबर हम कर लेंगे, तो ओमेगा में पता है यहाँ पे टॉर्क भी हमें निकल के आ जाएगा। उसके बाद में एक नया अरेंजमेंट यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, उसे देखें कि ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। देखिए ये 11th-12th में अपने पढ़ा होगा कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे रोटेशन मोशन मिल रहा है। रोटेशन मोशन में हमने क्या किया? बार लगाया, बाइंडिंग की, और बाइंडिंग करके हमने दोनों तरफ मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इसे रोटेट होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को काटने के कारण उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, और करंट प्रवाहित होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर निकाल ही सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर I² के बराबर होता है, इतना रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होगा, जिसको हम निकाल के इलेक्ट्रिक पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लॉसेस भी होगा, जैसे हम बाइंडिंग लॉस कहते हैं। कुछ यहाँ पे रोटेशन के कारण और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो वगैरह के कारण कुछ लॉसेस होगा, जिसे हम ना बाइंडिंग लॉसेस कहते हैं। ये पूरा इक्विपमेंट, पूरा जो व्यवस्था है तो वो क्या कह रहा है? जनरेटर कह रहा है। जनरेटर में क्या लगा रहता है? डायनामोमीटर लगा रहता है। डायनामोमीटर आपको मेजर करके दे देगा, टॉर्क मेजर डिवाइस होता है जो आपको मेजर करके दे देगा। तो हम आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में काफ़ी बड़ा सा स्लाइड है, देखिए 2 ही स्लाइड का ये लेसन है, और इसमें काफ़ी को मैंने मेंशन किया है। देखिए मैंने दिखाया भी है इस चीज़ को। यह आप 11th-12th आप पढ़ के आए होंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट हमने 2 लगा रखा है, और बीच में हम लोग बाइंडिंग करके हमने शाफ्ट में बाइंडिंग कर रखा है। और उसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने के कारण क्या होता है? अगर हम पहले जो मोटर लगा कर रोटेट करेंगे, या मोटर या IC इंजन लगा के अगर हम रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को काट रहा है। इसके उल्टा यदि हम इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के कारण क्या होगा? इसमें रोटेशन होगा, यानी रोटेट कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर देंगे तो हमको ये रोटेट होगा, फोर्स लगेगा उस पर और ये रोटेट होगा। तो ये तो आप पढ़ ही क्या है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और भी टर्म्स यहाँ डिफाइन किए हैं। ये देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग किसके थ्रू ये कन्वर्ट करेंगे? ये जनरेटर और डायनामोमीटर के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे ये मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग सॉफ्ट पावर भी कहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पर ही मैकेनिकल पावर मिलता है। और इलेक्ट्रिकल पावर तो है ही। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर कैसे निकालेंगे? ये ब्रेक पावर जो हम कैलकुलेट करके लाया है हमने, वही मैकेनिकल एनर्जी है उसका, और ये T × ओमेगा के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई? ये हमने I² R करके हम लोगों ने निकाल लिया, या फिर V² R करके भी निकाला। पोटेंशियल हमने मेजर किया और रेसिस्टेंस मेजर किया, और हमने भरा से निकाल दिया इलेक्ट्रिक पावर। या फिर करंट मेजर किया और हमारा रेसिस्टेंस हमने मेजर किया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार की एफिशिएंसी डिफाइन हो रही है। एक है जनरेटर एफिशिएंसी, कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो 100% कन्वर्जन तो हुआ नहीं होगा, कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, जो मैंने बताया भी था, एनर्जी लॉस दिखाया भी था। ये देखिए बाइंडिंग के कारण एनर्जी लॉस हुआ, तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो इसके कारण हम लोग जनरेटर एफिशिएंसी डिफाइन होता है। इसको उल्टा अगर इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, जो आप मोटर वगैरह में देखते होंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हम मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक एफिशिएंसी डिफाइन होता है, वह मोटर एफिशिएंसी, या फिर इसी को कहते हैं मोटर रेटिंग, जो मोटर पे लिखा रहता है मोटर रेटिंग। इलेक्ट्रिक पावर अगर दे रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो भी 100% कन्वर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे भी एक एफिशिएंसी डिफाइन होगा, जिसे हम लोग कहेंगे मोटर एफिशिएंसी।
इसके अलावा देखिए मैंने दिखाया कि क्या हमको करना क्या है। एक्चुअली पहले हम लोग इधर वाले ये वाले पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग उस पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को देखते हैं क्या है ये। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया था, देखिए फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया था। फर्स्ट स्लाइड में किया था कि हम लोग यहाँ पे बर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिलेंडर चला रहे हैं और हम लोगों ने करंट निकाला और यहाँ पे हमने ओमेगा देख लिया। अब इसी ओमेगा पे क्या करेंगे, हम लोग मोटर लगा देंगे। यहाँ पे हमने मोटर लगा दिया, ये मोटर वाला व्यवस्था दिखा रखा है। मोटर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये घूमेगा। और यहाँ पे ओमेगा हमने टैकोमीटर लगा ही रखा था एक। टैकोमीटर से हम लोग देखेंगे जब ओमेगा सेम हो जाएगा तो हम लोग मेजर कर लेंगे कि भाई कितना हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट दिया या कितना वाट का हमने मोटर यूज किया। अब कहोगे कि सेम ओमेगा पे क्यों हम चला रहे हैं, सेम ओमेगा क्यों है, तो हमने आगे बता रखा उसके बारे में, उसमें देखेंगे। तो हम लोग बस यहाँ ये जाने कि जो फ्रिक्शनल पावर होता है वो ओमेगा का फंक्शन होता है, यानी कि ओमेगा जैसे बढ़ाएं घटाएंगे उससे ही फ्रिक्शन बढ़े घटेगा। तो क्या, तो हमें सेम फ्रिक्शनल पावर अगर वहाँ वाला जो फ्रिक्शन है वही यहाँ भी होना चाहिए फ्रिक्शनल पावर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा जो वहाँ पे निकल के आया था वही ओमेगा पे हम यहाँ पे भी घुमाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ब्रेक पावर निकल के आता है उसमें फ्रिक्शनल पावर बैठ के तो इंडिकेटेड पावर भी आपको निकल जाएगा और यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी भी आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ब्रेक पावर कैसे निकला, तो मैं जितना मोटर जितनी मैंने आगे बताया है आगे आप देख लेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए, एक इंफॉर्मेशन है, इसको आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग जान लेते हैं क्या है। ये क्या है, इसको हम थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। कि देखिए मैंने एन देखिए रोटेशन आपको दिखा रखा है कि शाफ्ट का रोटेशन है और उस वक्त ब्रेक पावर जो हमको मिल रहा है वो है। तो ब्रेक पावर क्या है, और तो मैंने दिखाया है कि सबसे पहले यहाँ पे पहले जैसे जैसे हमारा एन बढ़ता है वैसे वैसे तो ब्रेक पावर बढ़ता है, पर हमने हमारा रोटेशन अगर हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ब्रेक पावर घटने क्यों लगता है? शुरू में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, यानी रेस्ट में इनर्शिया होता है, तो ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ता है तो आपको ब्रेक पावर आपको बहुत कम मिलता है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे जैसे घटता, जानते हैं कि जब मोशन में आ जाता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन घटता है पहले शुरू में, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है जो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले तो वो घटता रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, फिर से तो इसके कारण आपका ब्रेक पावर बढ़ता रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक पावर में आपका मैक्सिमम हो जाता है और फ्रिक्शन पावर मिनिमम हो जाता है। उसके बाद फिर से फ्रिक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है फ्रिक्शन पावर क्या होता है, ओमेगा का फंक्शन होता है, तो बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो यहाँ पे तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वहाँ पे ओमेगा को प्रोपोर्शनल है तो ओमेगा के साथ बढ़ता जाएगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो इससे ज़्यादा क्या होगा, नहीं इतना फ्रिक्शन हो जाएगा टूट फूट कर बिखर जाएगा वो, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम आपका एन है और ये मीडियम है और ये मैक्सिमम आप यहाँ तक ले जा सकते हैं। ये जो है इसी को हम, ये जो रोटेशन है उसी को हम लोग क्रॉसिंग रोटेशन कहते हैं। ये आपका करीबन होता है 40 से 60 किलोमीटर पर आवर के करीब। यही आपको कहा जाता है कि भाई इसी पे आप, ये ऑप्टिमम है, आप इस क्रॉसिंग जो है रोटेशन जो स्पीड है वो आपका सबसे ऑप्टिमम है और इसी पे आपको कहा जाता है गाड़ी चलाइए आप 40 से 60 के बीच में kbps के बीच में, पर आप लोग चलाते नहीं है। इस पे क्या होता है भाई, आपका फ्रिक्शनल लॉस सबसे कम होता है और माइलेज आपका सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पावर मिल रहा है, फ्यूल कंजप्शन उतना ही फ्यूल कंजप्शन पावर आपका बढ़ गया, फ्रिक्शनल लॉस पे कम हो रहा है उसमें, तो आपको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आपका घट गया है तो माइलेज आपका बढ़ गया है। तो इसी क्रूजिंग स्पीड पे आपको चलाने के लिए आपको कहा जाता है कि गाड़ी आप इसी पे चलाइए। इसके बाद मैंने धीरे धीरे सब चीज़ को लिखा है, समझाने की कोशिश किया है कि क्या है कि इलेक्ट्रिक डायनोमोमीटर जो कि टॉर्क मेजरिंग डिवाइस है, इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। कौन सा पावर, ब्रेक पावर की बात हो रहा है। देन द रनिंग इंजन is stopped and engine shaft is coupled with the motor shaft to the run at same speed। तो क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायनोमीटर से हमने क्या किया, टॉर्क में जो डिवाइस है उसका यूज करके हमने पावर डेवलप इंजन हमने निकाल लिया। उसके बाद उसी को हमने क्या किया है, देन रनिंग इंजन इज स्टॉप, उसका स्टॉप हमने किया, एंड इंजन शाफ्ट इज कवर्ड विथ मोटर। उसके बाद हमने क्या उसको कर दिया, मोटर शाफ्ट से हमने जोड़ दिया, मोटर से हमने जोड़ दिया, रन और
मोटर को हमने किस स्पीड पे चलाया, सेम स्पीड पे चलाया, सेम स्पीड पे चलाया और वहाँ से हमने मोटर का रेटिंग देख लिया, वही उसका ब्रेक पावर हो जाए सॉरी मोटर का हमने एनर्जी देख लिया, कितना पावर मोटर डेवलप ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, उतना ही ओमेगा लाने के लिए, तो वही उसका ब्रेक पावर हो जाएगा। और अब हम सेम ओमेगा पे क्यों चलाते हैं वो भी मैंने लिख रखा है, बिकॉज जो फ्रिक्शन पावर होता है वो ओमेगा का फंक्शन होता है। तो लो स्पीड पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन पावर होगा, क्रॉसिंग स्पीड पे क्या होगा, मिनिमम होगा, और फिर हाई स्पीड पे भी मैक्सिमम फ्रिक्शन पावर हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद में मैंने नीचे लिख रखा है, नीचे मैंने बताया है, देखिए नीचे मैंने क्या बताया, इट मीन्स द पावर इनपुट टू मोटर इज सेम इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल पावर, यानी कि जो मोटर का पावर वो दे रहा है उसी ओमेगा के लिए, यहाँ पे देखिए ओमेगा है, तो उसी जो ओमेगा हमने यहाँ पे से कैलकुलेट किया था, यहाँ टैकोमीटर लगा के हमने इंजन चलाया, यहाँ से ओमेगा लाया और उसी ओमेगा को हम लोग लाने के लिए एक मोटर लगाते हैं। इंजन को बंद कर चुके हैं हम लोग और मोटर लगा के हम इसको घुमा रहे हैं और इसको ही ओमेगा अचीव कर रहा है। तो यहाँ पे जो जितना पावर हमें देना पड़ेगा, मोटर जितना पावर का होगा उतना ही उसका फ्रिक्शनल पावर होगा। तो इट मीन्स द पावर इनपुट टू द मोटर इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल पावर, यानी कि वो फ्रिक्शनल पावर के बराबर है ऑफ इंजन अनलेस नो लॉस इन मोटर, और वो भी तब जब कोई लॉस मोटर में नहीं हो रहा है। लेकिन मोटर में कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है, तो फ्रिक्शनल पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, फ्रिक्शनल पावर हो जाएगा कि मोटर का पावर और उसका मोटर का एफिशिएंसी, यानी जिसे आप मोटर रेटिंग कहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्रिक्शनल पावर आ जाएगा। फ्रिक्शनल पावर निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इंजन को चलाइए, इंजन का टैकोमीटर लगा के आप इंजन का ओमेगा आप मेजर कीजिए, उसके बाद उसको इंजन को बंद कर दीजिए, इंजन को बंद करने के बाद आप क्या कीजिए, उसी ओमेगा पर आप मोटर लगा दीजिए और वही ओमेगा लाने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जितना आपको पावर देना पड़ेगा मोटर से वही पावर आपका फ्रिक्शनल पावर कहलाएगा। अब मोटर का पावर का कुछ एफिशिएंसी भी मोटर का होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा अगर मोटर की एफिशिएंसी है तो, अगर 100% एफिशिएंसी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही पावर मोटर का पावर फ्रिक्शनल पावर के बराबर हो जाएगा। तो यही था, ये तो एक मुश्किल सा था। इसके बाद हम लोग अगले लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इस चीज़ को और भी डिटेल में समझेंगे। इस लेसन में हमें इतना ही टाइम था हमारे पास, जो हम लोगों ने इस 2 ही स्लाइड को हम लोग देख पाए। तो आगे के लेसन्स में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर कि कैसे हम लोग मोटर से हम लोग निकाल पाते हैं फ्रिक्शनल पावर वगैरह हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रॉब्लम बेस्ड है मोटरिंग टेस्ट पे, कि मोटरिंग टेस्ट को आपको अच्छे से समझने में ये प्रॉब्लम मदद करेगा। ये क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो 4 स्ट्रोक इंजन है तो हमने, और एक ही सिलेंडर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो हमने के का वैल्यू हमने 1 ले रखा है। उसके बाद क्या है, जब ब्रेक पावर उसने दे रखा है, सॉरी ब्रेक पावर नहीं दे रखा, उसने ब्रेक लोड दे रखा है 30 kg। ब्रेक लोड मतलब कि हम लोग जो ब्रेक लगाते थे, हमने ब्रेक पावर निकालने के लिए हमने या इस्तेमाल नॉर्मल फोर्स इस्तेमाल किया था, जो हम लोग ब्रेक के लिए लगाते हैं नॉर्मल फोर्स, तो वही फोर्स को दे रखा है। तो फोर्स के लिए 30 kg दे रखा है, हमने जी से मल्टीप्लाई करके हमने उसका फोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद उसने क्या दे रखा है, ड्रम का डाया दे रखा है, स्पीड दे रखा है। कौन सा ड्रम, ये वही ब्रेक पावर जो हम लोग निकालते थे, तो आप एक ड्रम यूज करते थे। आप ब्रेक पावर वाले लेक्चर में जाइए कि मैंने कैसे निकाला था, तो वहाँ पे ये देखिए सब जो दे रखा है उसने, वो ब्रेक पावर निकालने का जुगाड़ दे रखा है। तो देखिए मैंने वो आरडी निकाल रखा है और आरपीएम उसने दे रखा है 300 200 2000 आरपीएम उसने दे रखा है, तो उसको मैंने नोट कर लिया। उसके बाद क्या दे रखा है उसने, इंजन कंज्यूम 0.14 ऑफ फ्यूल इन मिनिमम विथ इट कैलोरीफिक वैल्यू उसने दे रखा है। तो फ्यूल का कंजम्पशन दे रखा है उसने, तो फ्यूल कंजम्पशन दे रखा है पर kg पर सेकेंड में, तो वो हमने दे रखा है। उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी दे रखा है उसने, तो कैलोरीफिक वैल्यू को भी हमने मेंशन कर लिया। इसके बाद उसने क्या दिया, उसके बाद दिया उसने फ्यूल सप्लाइड वाज स्टॉप्ड एंड इट वाज ड्रिवन बाय मोटर व्हिच नीड 5
किलोवाट ऑफ पावर टू kept इट रनिंग एट द सेम स्पीड। देखो ये वही चीज लिख रखा है जो मैंने मोटरिंग टेस्ट में मैंने बताया था कि मोटरिंग टेस्ट में मैंने क्या बताया था कि भाई जो ओमेगा पे इंजन चल रहा होता है तो इंजन को तो हम बंद कर देते हैं, उसमें मोटर लगा देते हैं और मोटर से हम वही ओमेगा लाने की कोशिश करते हैं। वही ओमेगा आने में जितना हमको पावर देना पड़ता है वही तो उसका फ्रिक्शनल पावर है, क्योंकि उतना पावर भाई हमको चलाने के लिए देना पड़ रहा है मोटर को, उसमें इंजन चल नहीं रहा है तो मोटर भाई कर क्या रहा है, उसको इतना पावर क्यों यूज हो रहा है, फ्रिक्शनल पावर को ही तो ओवरकम करने के लिए यूज हो रहा है। ये क्या दे रखा है, फ्रिक्शनल पावर ही दे रखा है। तो मैंने देखो पी मोटर को मैंने दे रखा है तो फ्रिक्शनल पावर डायरेक्टली नहीं दे रखा, कुछ मोटर में लॉसेस भी तो होगा, लॉसेस हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लॉसेस उसने दे भी रखा है। देखो मोटर रेटिंग उसने दे रखा है 0.8, तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमको फ्रिक्शनल पावर निकल के आ जाएगा। उसके बाद द बोर ऑफ द इंजन, बोर उसने दे रखा है और स्ट्रोक ऑफ द इंजन दे रखा है। बोर उसने दे रखा है 150 और स्ट्रोक दे रखा है उसने 200 mm। तो mm को डी और एल दे रखा है, दोनों को हमने मीटर में चेंज कर लिया है। इस तरह से चीज़ें दे रखी है और बहुत सारी चीज़ें उसने पूछ रखी है। अब देखते हैं कि क्या क्या हम उससे निकाल सकते हैं। उसने पहले तो ये सब सारी चीज़ें दे रखा है, मैंने बताया कि डी और एल और के दे रखा हो तो हमको सीधे स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक, और अगर एन भी मिल जाए हमें तो स्ट्रोक वॉल्यूम फ्लो रेट हमें निकाल सकते हैं वहाँ पे। तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे इसका। उसके बाद देखो ये चीज़ें दे रखा है उसने, ये ब्रेक पावर निकालने का जुगाड़ दे रखा है। ब्रेक पावर वाले आप लेसन में जाइए, देखिए ब्रेक पावर निकालने का फॉर्मूला ये निकल क्या आया है, और फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। फोर्स उसने दे रखा है, फोर्स और रेडियस दे रखा है, तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करें फोर्स और रेडियस को तो टॉर्क निकल के आ जाएगा। ये फोर्स ऊपर से तो लगता रहता है ब्रेक पे, देखिए ये ब्रेक रहता है ऊपर से फोर्स लगता रहता है, तो ऐसे फ्रिक्शन लगता रहता है, सारा तो परपेंडिकुलर ही होता है। तो फ्रिक्शन हम लोग ब्रेक पावर उसने दे रखा है, उसमें आर डी से मल्टीप्लाई करेंगे टॉर्क निकल के आएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ब्रेक पावर निकल के आएगा। तो ब्रेक पावर इतना निकल के आ गया। उसके बाद देखिए ये जब भी दिया रहता है तो हीट एडिशन हीट से निकलता है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसने केजी पर मिनट में दे रखा था तो हमने 60 से डिवाइड करके उसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो हीट एडिशन यहाँ से निकल जाएगा, इतना हीट एडिशन आ गया। ब्रेक पावर निकल गया, हीट एडिशन निकल गया, सीधे ब्रेक पावर थर्मल एफिशिएंसी निकल जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा दोनों को डिवाइड करके। उसके बाद देखो इसने मोटर का दे ही रखा है पावर, तो मोटर के पावर को मोटर के रेटिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रेक पावर हमारा निकलेगी, सॉरी फ्रिक्शनल पावर तो निकलेंगे, फ्रिक्शनल पावर निकल गया है और ब्रेक पावर पता है, दोनों को कंबाइन करेंगे क्या हमारा इंडिकेटेड पावर नहीं निकल के आ जाएगा। इंडिकेटेड पावर निकल गया, ब्रेक पावर निकल गया, तो क्या मैकेनिकल एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा। और अगर इंडिकेटेड पावर है और हमारे पास हीट एडिशन भी आए तो हमें क्या निकल जाएगा, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा। इसके अलावा अगर हमको से प्रेशर अगर कोई पूछे मीन इफेक्टिव प्रेशर, वही मीन इफेक्टिव प्रेशर ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछेगा तो इससे ब्रेक पावर को इक्विवेलेंट करके निकाल लेंगे। देखिए ये तो हमारे पास पता है ही हमें पहले से ही, तो वो रखेंगे डायरेक्ट इसका वैल्यू, ब्रेक पावर पता है, इंडिकेटेड पावर पता है, ये पता, तो दोनों का प्रेशर हम लोग निकाल लेंगे। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर और इंडिकेटिव मीन इफेक्टिव प्रेशर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो भी पूछेगा वो निकाल लेंगे हम लोग। फिर आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, सारे क्वेश्चन को देखिए, खुद से सोल्व कीजिए, ना समझ में आए तो आप सॉल्यूशन देखिए, इससे समझिए, और ये भी नहीं समझ में आए तो मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है कि और क्या क्या वो निकालने के लिए कह सकता है। तो देखिए क्या है, उसने कहा है कि इस कंप्रेशन रेशियो, अगर इफ कंप्रेशन रेशियो क्या है 6 है कंप्रेशन रेशियो, तो विथ एडियाबेटिक इंडेक्स भी उसने दे रखा है गामा इक्वल टू 1.4, तो उसने डायग्राम फैक्टर पूछ रखा है, मीन फैक्टर बहुत सारी चीज़ें पूछ रखा है। तो देखिए उसने क्या कहा है कि जब भी वो आर दे दे तो क्या निकाल सकते हैं हम, आर और गामा भी दे दिया उसने, क्या निकाल सकते हैं हम, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फराक से हमारी एफिशिएंसी निकल गया। और यही एफिशिएंसी किसके बराबर होगा, इंडिकेटेड पावर जो था, जो थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर है, और हीट एडिशन जो है उसके रेशियो के बराबर होगा, यही तो होता है। तो हमने यहाँ पे हीट एडिशन, हमको पिछला क्वेश्चन हम निकाल ही चुके हैं। हीट एडिशन को हम रखेंगे तो हमको थ्योरेटिकली निकल के आ जाएगा क्या, इंडिकेटेड पावर, और इसी को अगर हम फिर इसके बराबर कर देंगे तो ये मीन इफेक्टिव प्रेशर ये तो हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ से थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। यहाँ पे जो आया था ये आया था एक्चुअल आया था, यहाँ से हमें आ जाएगा थ्योरेटिकल। अब डायग्राम फैक्टर निकालना है, तो डायग्राम फैक्टर क्या होता है भाई, इंडिकेटेड पावर जो आपको एक्चुअली मिला, जो आपने
यहाँ से निकाला था इंडिकेटेड पावर, देखिए इन दोनों को मिला के आपने इंडिकेटेड पावर एक्चुअल जो निकाला था, और यहाँ जो आपने निकाला थ्योरेटिकल, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो आपको डायग्राम फैक्टर नहीं निकल के आ जाएगा। और हमें रिलेटिव एफिशिएंसी निकालना है तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आप पहले निकाल चुके हैं, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आप निकाल चुके हैं। उसके बाद आपने ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकाल ली, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको रिलेटिव एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दो चीज़ें हम लोग को देखना है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि भाई फ्यूल इंजेक्टर दिखाया है, जो कंप्रेसर इग्निशन इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो फ्यूल इंजेक्ट जब अगर हमको करना है तो फ्यूल इंजेक्टर का प्रेशर सिलेंडर के प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और सिलेंडर का प्रेशर तो ऑब्वियसली एटीएम प्रेशर से ज़्यादा ही होगा। लगभग इंजेक्टर का प्रेशर लगभग अराउंड होता है 600 बार के बराबर, जबकि सिलेंडर का प्रेशर करीबन होता है 60 बार के बराबर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप जानते हैं 1 बार के करीब होता है, ये प्रेशर होता है। इसके अलावा मैंने ये दिखाया कि भाई कम से कम 10 डिग्री तक क्रैंक घूमता है, तब जाके इंजेक्ट होता है, उतना टाइम आपको लगता है क्रैंक को। कोई एक्सटेंट मैंने एक ही समय पे एक ही इंस्टेंट पे तो खुल नहीं जाएगा बॉल, तो इंजेक्ट होने में फ्यूल को इंजेक्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, उतना देर में क्रैंक भी घूमेगा, तो ये 10 डिग्री से कुछ के करीब कुछ घूमता है घूमेगा। तो हम लोग यहाँ से हम इंजेक्ट टाइम अगर हमको निकालना है तो हमको अगर कोई दे दे कि ठीक क्रैंक तो इतना घूम गया उतना देर में, तो हम लोग ओमेगा जिसका कांस्टेंट ओमेगा होता है डायरेक्ट हम ओमेगा से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें इंजेक्ट टाइम नहीं निकल के आ जाएगा। उसके अलावा हमको निकालना है कि भाई हमको कोई पूछ दे कि भाई साइकिल का पूरे सिलेंडर घूमने में साइकिल घूमने में कितना टाइम लगा, तो वही कितना थीटा घूमा वो और उसको ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो साइकिल टाइम निकल जाएगा। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे देखिए कि मैंने ये ऑरिफिस रहता है, आपको मैंने बताया ही था, तो मैंने ऑरिफिस का डायमीटर ले लिया है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल ले लिया, फ्यूल तो यहाँ से इंजेक्ट होगा, और प्रेशर देखिए मैंने दिखा रखा कि इस प्रेशर से इनपुट होगा, तो ये काफ़ी हाई प्रेशर इंजेक्ट प्रेशर होगा। तो ये मैंने एक लेवल दे रखा है, उसके जस्ट नीचे दूसरा लेवल दे रखा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जस्ट नीचे है, इससे जेड का कोई वैल्यू नहीं होगा, जेड लगभग कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऑरिफिस का मैंने एरिया दिखा रखा है, डायमीटर ऑरिफिस का दिखा रखा है, और ये नीचे क्या होगा सिलेंडर का प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आएगा, ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, ऊपर काफ़ी हाई प्रेशर पे हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करा रहे हैं, कोई वेलोसिटी देने का कोई मतलब नहीं है, क्यों देंगे अननेसेसरी हम लोग एनर्जी उसको देंगे। तो हम यहाँ पे बर्नौली मैंने लगा रखा है कि भाई ये क्या एक ऊपर लिया दूसरा नीचे लिया, और दोनों के बीच 1 और 2 के बीच हमने बर्नौली लगाया। बर्नौली देखिए ये प्रेशर इंजेक्शन का है, रो फ्यूल का, और जी ये लिखा है यहाँ पे वेलोसिटी, मैंने ऊपर वाला वेलोसिटी 1 कर लिया, ये इसको मैंने नेग्लिजिबल कहा कि भाई यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमने डालेंगे ही नहीं, वेलोसिटी क्यों देंगे, हम ही तो दे रहे हैं उसको प्रेशर, तो हम लोग क्यों अननेसेसरी वेलोसिटी देंगे। और ये भी देखिए बड़ा सा ओपनिंग है, यहाँ पे बहुत क्लोज ओपनिंग है, तो इसके नेग्लिजिबल यहाँ पे वेलोसिटी होगा। फिर जेड में भी यहाँ से ऑरिफिस का हाइट बहुत छोटा होता है, तो भी जेड भी लगभग इक्वल ही होगा, दोनों का कोई चेंज नेग्लिजिबल होगा, दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर दिया है। फिर दूसरा हम लोग देखा हमने पी, ये पी का रो लिखा गया गलती से, तो पी है प्रेशर है, क्या सिलेंडर का प्रेशर है, सिलेंडर का प्रेशर और नीचे रोजी से हमने डिवाइड कर दिया है, प्लस V2 यहाँ पर कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। भाई इतना प्रेशर से हम लोग इनपुट कर रहे हैं, तो भाई एक होल से छोटा सा होल और से निकलेगा तो कुछ प्रेशर तो लाएगा ही लाएगा, तो प्रेशर कुछ आ गया, सॉरी कुछ वेलोसिटी तो लाएगा ही, वेलोसिटी आ गया। अब देखिए कैंसिल आउट हो गया, अगर इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखिए ये वेलोसिटी यहाँ से निकल के आएगी, ये वेलोसिटी निकल के आएगा, ये इसमें जाकर माइनस हो जाएगा और वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो ये हमको थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकल के आएगा, अगर हम CV से मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी कोफिशिएंट से तो हमें एक्चुअल निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मास कंजर्वेशन मैंने लगाया है कि देखिए मास फ्लो रेट हमने देखा, फ्यूल का मास फ्लो रेट था, उसके T साइकिल से हमने मल्टीप्लाई किया कि साइकिल कितना देर तक चला, तो उतने देर में जितना फ्यूल आया तो वो उसका फ्यूल हमने निकाल लिया कि पर साइकिल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पर साइकिल कितना फ्यूल ऐड हो रहा है वो निकल के आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हमने ये वाला देखा, यहाँ से वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमने मल्टीप्लाई किया एरिया से तो वॉल्यूम निकल के आ गया, वॉल्यूम फ्लो रेट। उसके बाद उसके टाइम से उसके डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मास निकल के आ गया कि मास कितना है, टाइम से मल्टीप्लाई किया तो भाई कितना मास आ रहा है पर सेकेंड में वो निकल के आ गया, और उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी तो निकल के आया, फ्यूल पर साइकिल जितना ऐड हुआ है वही, तो दोनों बराबर होगा, दोनों को मैंने बराबर किया तो मास कंजर्वेशन एक तो हम लोगों ने यहाँ से हमको दे रखा था वहाँ से हमने निकाला, और दूसरा हमने यहाँ से वेलोसिटी निकाल के हम लोगों ने निकाले, दोनों को बराबर कर दिया तो यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं।
इसने कहा 16 सिलेंडर डीजल इंजन है, 16 सिलेंडर डीजल इंजन है, के इक्वल टू 16 है, हैज ए पावर आउटपुट ऑफ पावर उसने दे रखा है, जो पावर दे रखा है यानी कि ब्रेक पावर की बात कर रखा है उसने, 800 जो है ब्रेक पावर की बात कर रखा है उसने। शायद दोनों चेंजेज हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो इससे अगर मैंने कैलकुलेट किया तो इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, या तो आप इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है भाई, डाटा से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, आंसर बदल जाएगा और क्या। एट द रेट RPM, तो कोई कैलकुलेशन या जो आंसर आ रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर कुछ मिस्टेक हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कमेंट पर लिख दीजिए, मैं बता दूंगा कि वो सही क्या है। तो ये देखिए RPM है, तो RPM मैंने दे रखा, उसके बाद उसने क्या रखा, इंजन वर्क्स ऑन 4 स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक साइकिल है यानी कि आपको बाई 2 करना मत भूलिएगा, एंड हैज ए फ्यूल कंजप्शन, उसने फ्यूल कंजप्शन रेट दे रखा है, फ्यूल कंजप्शन रेट नहीं है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे किलोवाट में उसने दे रखा है, यानी कि वो bsfc दे रखा है उसने, वो पर किलोवाट यानी 1 किलोवाट पावर जनरेट करने में कितना फ्यूल कंजप्ट होता है वो दे रखा है उसने, बेसिक ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन रेट दे रखा है उसने, कंजप्शन दे रखा है उसने। उसके बाद द प्रेशर इन द सिलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ इंजेक्शन, बिगिनिंग ऑफ इंजेक्शन पे देखिए उसने प्रेशर दे रखा 214 बार, उसके बाद उसने दे रखा बिगिनिंग ऑफ इंजेक्शन में प्रेशर क्या होगा, कमी होगा, उसके बाद जैसे इंजेक्शन और बढ़ेगा यानी कि इंजेक्शन होता रहेगा तो भाई पिस्टन भी तो ऊपर आ जाएगा, तो उसमें प्रेशर और बढ़ जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा उसको और बढ़ जाएगा, तो उसने इतना दे रखा है। उसके बाद मैक्सिमम सिलेंडर का प्रेशर, मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इंजेक्शन बिगनिंग के वक्त उसने प्रेशर, सिलेंडर का प्रेशर दे, सिलेंडर का प्रेशर ये है, सिलेंडर का प्रेशर ये है, इंजेक्शन प्रेशर भी उसने दे रखा है मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो मैंने दो दिखा रखा है। उसने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी दे रखा है, उसे भी मैंने दिखा रखा है, नीचे CD वगैरह, और भी बहुत चीज़, डेंसिटी दे रखा है उसने, डेंसिटी दिखा रखा है, और उसने 10 डिग्री दे रखा है कि 10 डिग्री तक वो इंजेक्शन चलता रहता है, जब तक क्रैंक 10 डिग्री घूमता है तब तक इंजेक्शन चलता रहता है। इतनी चीज़ें दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं एक एक करके डिटेल में क्या है। तो देखिए अगर ये सब चीज़ें दे रखा है, ये दोनों को आप कंबाइन करें तो सीधा मास फ्लो रेट आ जाएगा, bsfc से ब्रेक पावर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो इस यहाँ से हम लोग पर साइकिल आपका निकल के आ जाएगा, पर आवर में दे रखा वो, तो वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपने ये तो निकाल ही सकते हैं, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा P इंजेक्शन और P सिलेंडर का। तो P इंजेक्शन क्या है, देखिए हमारे फॉलो, तो इस लेसन में हमें टाइम नहीं बचा है, तो इसी क्वेश्चन को मैं अगले लेसन में कंटिन्यू करता हूँ। अगले लेसन में आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम नहीं बचा है। ओके, थैंक यू। इस लेसन में इतना ही, और इस लेसन में इतना ही। आगे हम इसको अगले लेसन में कंटिन्यू करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, जल्दी में गलती होने जाने की संभावना है, तो हम लोग आराम से देखेंगे अगले लेसन में, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। आप चाहे तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और उसके साथ मिलकर इसको टैकल करने की कोशिश कीजिए। अगले लेसन में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनंदन कुमार, और इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है कंबजन इन SI इंजन। लेकिन इससे पहले पिछले स्लाइड में जो बच गया था पिछले लेसन में ये क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, देखिए एक 16 सिलेंडर डीजल इंजन है जो पावर आउटपुट, तो 16 सिलेंडर डीजल इंजन हमने K = 16 पहले तो नोट कर लिया। उसके बाद क्या है जो पावर आउटपुट ऑफ 1800 किलोवाट, पावर आउटपुट इसका इतना पावर आउटपुट, मैंने कहा था जब पावर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट तो हमको पावर ही मिलता है। तो हम लोगों ने हाँ देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर रखा है, यहाँ पे कुछ और है क्वेश्चन में, यहाँ पे कुछ और यूज हो रखा है, तो एक जगह चेंज कर लीजिएगा, डेटा से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वो 860 आप कर लीजिएगा किलोवाट उसका पावर। उसके बाद उसने दे रखा RPM N दे रखा है, N भी हमने नोट कर लिया। इस RPM पे वो घूम रहा है, जो ड्रम शाफ्ट जो मूव कर रहा है, जो आउटपुट शाफ्ट जहाँ पे हमें मिलता है, आउटपुट मिलता है कहाँ, शाफ्ट पे मिलता है, तो शाफ्ट को ब्रेक पावर मिलेगा। ब्रेक पावर को हमने लिख लिया, ब्रेक पावर बस इतना सुधार लीजिए यहाँ पे
860 किलोवाट ही कर लीजिए। और यहाँ पे है कि क्या है, रोटेशन 900 आरपीएम उसने दे रखा है। उसके बाद कहा है कि इंजन वर्क्स और 4 स्ट्रोक साइकिल है, ठीक है। 4 स्ट्रोक साइकिल का कोई काम करेंगे हम लोग, जहाँ रहेगा वहाँ जरूरत पड़ेगा Y2 करेंगे। एंड हैज अ फ्यूल कंजप्शन ऑफ, उसने फ्यूल कंजम्पशन दे रखा, उसने दे रखा 0.238 kg पर किलोवाट आवर। देखो फ्यूल कंजप्शन उसने किस में दे रखा है, एक्चुअली कर तो रखा है फ्यूल कंजप्शन, लेकिन उसने क्या दे रखा है, bsfc दे रखा है उसने, यानी कि पर केजी कितना फ्यूल कंजम्पशन होता है कितना किलोवाट पावर डेवलप करने में। तो उसने एक्चुअली bsfc दे रखा है, ब्रेक थर्मल फ्यूल कंजप्शन दे रखा है उसने। तो ये दे रखा है, हमने इससे हम लोग मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल निकाल लेंगे हम लोग। तो निकालेंगे सब चीज़, उसके बाद निकाल लेंगे क्या करना, ब्रेक पावर दे रखा, ब्रेक पावर से डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो निकल के आ जाएगा। तो ये तो निकल के आया इतना केजी पर आवर, लेकिन हमें तो क्या किस में निकालना रहता है, तो ये तो निकल के आया, वो कितने के लिए निकल के आया, 16 सिलेंडर के लिए निकल के आया। तो हम लोग एक सिलेंडर के लिए निकालना, तो 16 से पहले डिवाइड करके हम लोग निकाल लेंगे कि एक सिलेंडर में कितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो जो भी पढ़ा है एक ही सिलेंडर के लिए पढ़ा है, तो उसी के लिए हम लोग निकालने के लिए कर लेंगे। तो इतना तो हम लोग यहीं पर कर लिया, क्योंकि इसका ही जरूरत पड़ने वाला है। आगे देखते हैं, द प्रेशर इन द सिलेंडर एट द बिगनिंग ऑफ इंजेक्शन इज 32.4 बार। ये मैंने बना रखा है यहाँ पे और दिखा भी रखा है कि क्या है भाई, शुरू में क्या है, उसने कहा रखा कि इंजेक्शन की बिगनिंग कहाँ पे होगा, प्रेशर कब कम होगा, भाई नीचे होगा तभी प्रेशर कम होगा। तो सिलेंडर के बिगनिंग में क्या कितना है, 32.4 बार उसने प्रेशर दे रखा है इंजेक्शन के समय फ्यूल का। उसके बाद क्या होगा बार, एंड मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर इज 55 बार। 55 बार मैक्सिमम प्रेशर कब होगा भाई, सिलेंडर का प्रेशर सबसे मैक्सिमम जब होगा जब कंप्रेशन सबसे ज़्यादा हो चुका होगा, तो ऊपर जब जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो 55 बार उस वक्त प्रेशर है। उसके बाद क्या है, द इंजेक्शन इज इनिशियली सेट एट The injector is initially set at 214 bar and its maximum pressure is 600 bar। तो भाई उसने क्या कर रखा है कि सिलेंडर प्रेशर तो ये दोनों था, एक था सबसे मिनिमम, एक बार मैक्सिमम सबसे, और दूसरा था इंजेक्शन प्रेशर कब इंजेक्ट किया गया था। तो एक था 407 डिग्री पर, मैक्सिमम उसका प्रेशर कितना हो गया, कब हुआ था 600 बार। तो ये दो प्रेशर दे रखा है। अब हम लोग इतने प्रेशर तो जानते नहीं है, हम लोग देखिए इंजेक्शन प्रेशर जानते हैं, सिलेंडर प्रेशर जानते हैं, उसी से काम करना रहता है। ये V2 निकालना रहता है जो हमने पिछले लेसन में ही पढ़ा था। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा भाई, इसी काम को मिल लेगा, सिलेंडर प्रेशर निकाल लें हम आराम से, इतनी मेहनत क्यों करें। सिलेंडर प्रेशर निकाल लें, इंजेक्शन प्रेशर हम लोग निकाल लें, किससे दो प्रेशर उसने दे रखा है मिनिमम मैक्सिमम, हम उसका से क्या निकाल लें, उसका मीन निकाल लें। मीन निकल गया, सीधे वेलोसिटी निकल गया हमारा। तो हम और क्या निकाल सकते हैं, हमारा ये फॉर्मूला तो पता है, आगे देख लेते हैं क्या क्या उसने दे रखा है। उसने क्या क्या दे रखा है, उसने दे रखा है इंजेक्टर इज इनिशियली सेट एट, तो देख ही चुके हैं हम लोग आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ने देख रखा है 60% CD हमने लिख लिया। उसके बाद दे रखा है डेंसिटी ऑफ फ्यूल भी हमने मेंशन कर लिया, कितना है 860 kg per meter cube। चलिए, द इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल फॉर 10 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन, 10 डिग्री तक वो क्या होता है, फ्यूल सप्लाई होता है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में जहाँ यूज होगा वहाँ उसको यूज करेंगे। उसके बाद कहा है उसने डिटरमाइन द एरिया ऑफ ऑरिफिस। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो हमको पता है कि भाई ये सब दे रहा है, प्रेशर इंजेक्शन और सिलेंडर का प्रेशर दे रहा है, यानी कि V2 डायरेक्ट हम निकाल लें। इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं था, मैंने बताया था। फिर भी अगर आपको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला से कीजिए जैसे आपको करना है। यहाँ पे ये भी हमको पता है, ये भी पता है, डेंसिटी उसने दे ही रखा है, सब चीज़ पता है। तो V2 हम लोग निकाल ही नहीं, V2 निकल गया। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर ही चुके थे। इस फॉर्मूला में हम लोगों को क्या है, CD उसने दे ही रखा है, ये मास का डेंसिटी उसने दे ही दिया, फ्यूल का डेंसिटी यही तो निकालना है, और फिश का एरिया तो निकालना, क्रॉस सेक्शन एरिया तो निकालना। V2 तो हमने अभी निकाला है, और टाइम ऑफ इंजेक्शन दे दिया है, और हमको पूछ मतलब टाइम ऑफ इंजेक्शन एक यूज हुआ है। मास फ्लो रेट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। ये पर आवर में आप पर सेकंड में यूज होगा, क्योंकि भाई हम लोग पर सेकंड में टाइम वगैरह सब चीज़ यूज कर रहे हैं। देखो पर सेकंड में यूज हो रहा है, तो भाई ये भी पर सेकंड में यूज होगा। और एक टाइम निकालना सिलेंडर का, एक इंजेक्शन टाइम निकालना और एक साइकिल टाइम निकालना है। तो अब कैसे होगा, अब ये दोनों निकालने के लिए हम लोग क्या करें, पहले टाइम निकालते रहे, जो मैंने तरीका बताया था उससे वो बेकार तरीका है। आपको भाई कि 10 डिग्री तक ये चलता है, तो 10 डिग्री ये है, और भाई इसका ये चलेगा पूरा सिलेंडर, पूरा साइकिल कितना 720 से चलेगा साइकिल, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है। तो 4 सिलेंडर में कितने वर्ष चलता है, 36 में 72, 2 साइकिल चलता है,
जो देखिए 4 से स्ट्रोक सिलेंडर है, साइकिल है, तो भाई 4 स्ट्रोक में कितने बार चलेगा वो? 2 बार 720। अब टाइम निकालना है तो ये आएंगे स्पीड से भाग दे दोनों तरफ, वो तो कट ही जाएगा नीचे नीचे, टाइम से निकल जाएगा। स्पीड तो ओमेगा ये फिक्स है ओमेगा, तो वो तो कट ही जाएगा, तो उसको हमें टेंशन है नहीं उसका, उस बात का हमें, और डायरेक्ट हमारा ए नोट निकल के आ जाएगा। इसमें हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और ये नोट निकल के हमें आराम से आ जाएगा। बाकी मैंने कोशिश किया था यहाँ पे आलतू फालतू चीज़ें करने का, पर उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से आराम से निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काफ़ी दिक्कत होता है बच्चों का, या नॉकिंग वगैरह का फिनोमेना क्या है, केमिकल डिले वगैरह क्या है, तो उसमें आते हैं हम लोग। कन्वर्जन इन एसआई इंजन, इसको आराम से देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ किस चीज़ का है? ये थीटा है और ये प्रेशर है। थीटा क्या भाई, क्रैंक घूम रहा है, तो क्रैंक हर सेकंड में कुछ कुछ एंगल पर रहेगा, तो मैंने उसके हर एक पोजीशन पे मैंने प्रेशर क्या होगा सिलेंडर में, उस पे ग्राफ बनाया है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, ए से क्या शुरू होगा, उस पर एटीएम प्रेशर होगा, उसके बाद कंप्रेस करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे कंप्रेस करोगे वैसे वैसे, अब ये तैयार नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही लिख रखा है ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल से बातें है नहीं, इसलिए सीधे एकदम लिनियरली बढ़ेगा, कंप्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आग लगा दोगे तुम, आग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एकाएक उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। आग लगा दोगे तो यहाँ पर जैसे बी से सी तक बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जैसे एक्सपैंड करेंगे वैसे वैसे प्रेशर घटना शुरू होगा। भाई प्रेशर घट के अंतिम में मैंने बताया था कि भाई वो एटीएम प्रेशर से थोड़ा कम रहेगा तभी वाल्व खुल जाएगा, वो एटीएम प्रेशर से भाई थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा तभी वाल्व खुल जाएगा। तभी जानते हो कि 95% गैस तो उसी वक्त निकल जाता है, जैसे वाल्व खुलता है उसी वक्त फटाक से निकल जाता है, उस पर ज़्यादा प्रेशर अंदर रहा तब ना निकला, सारा निकल गया। तो देखो भाई हीट रिजेक्शन हो गया यहाँ पे, तो ये तो भाई यहीं डी पर ख़त्म हो गया था, डी पर ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आपको उसने क्या किया, तुरंत फटाक से यहाँ से हीट रिजेक्ट हो गया, वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हमने अज्यूम कर लिया, क्योंकि 95% गैस तो भाई कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर ही निकल जाता है, वाल्व खुलते के साथ निकल जाता है। अब यही सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जन, ए बी के बारे में लिखा हो गया। ए बी पहले क्या है, वो ग्राफ यहाँ से देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड का ग्राफ। अब वो तो था थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल था। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें नहीं होती। प्रैक्टिकली क्या होता है भाई, पहले तो लंबा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता है, ये कुछ कर्व में बनेगा ग्राफ। तो पहला क्या हुआ है भाई, यहाँ से पहले एटीएम प्रेशर पे था, सबसे पहले आपने कन्वर्जन, आप कंप्रेस करना शुरू किए, कंप्रेस करना शुरू किए तो भाई क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, प्रेशर बढ़ता गया। उसके बाद आपने ए पे आया, उस पर क्या कर दिया आपने, स्पार्क कर दिया, जो कि 160 डिग्री एंगल पे था वो, उसी बात आपने उसमें स्पार्किंग लगा दी, आग लगा दी, सॉरी यहाँ तक कन्वर्जन किया था, उसके बाद स्पार्किंग कर दिया। स्पार्किंग करोगे और बढ़ेगा वो। अब लगा क्या आपने किया, क्या स्पार्किंग हो जाने से थोड़े ना कि वो तुरंत उसी वक्त जल ही जाएगा भाई। स्पार्किंग करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही जलेगा, जब उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंचेगा वो तभी तो जलेगा। तुमने आग लगाया पर गर्म होगा, तुम माची जलाते तो जल जाता है क्या, कि वो गर्म होता है उसके बाद जलता है, तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पे भी। तो यहाँ से यहाँ तक बेचारा गर्म हुआ, यहाँ पे बस कंप्रेस तो अभी भी कर रहे हो और स्पार्किंग तुम अभी भी कर रहे हो। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, कंप्रेस तो तुम कर ही रहे हो, स्पार्किंग भी लगा रखा है, अब इग्नाइट भी होना शुरू कर गया, जलना भी शुरू कर दिया है बेचारा। तो यहाँ से यहाँ तक बेचारा जलता रहेगा। अब जलने के बाद क्या किया, यहाँ हमने क्या किया भाई, कंप्रेस करना बंद किया। पर कंप्रेस करना बंद करने के बावजूद भी प्रेशर देखो बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी उसमें आग लगी हुई है, आग लगी हुई, बेचारा भागेगा, भाग दौड़ मचा रखा है। तो आग लग रखी है, उसने भाग दौड़ मचा रखा है, उसने एनर्जी क्या हो रहा है भाई, एनर्जी कम तो जरूर रहा है पर इग्नाइट अभी भी जल भी रहा है। और हमने क्या कर रखा है उसमें, स्पार्किंग, ये स्पार्किंग बिगन हो रखा है, स्पार्किंग हो रहा है अभी भी। कंप्रेस का जरूर करना हम लोगों ने बंद कर दिया, पर स्पार्किंग अभी हम लोगों ने बंद नहीं किया, तो वो अभी भी स्पार्किंग हो रहा है और ये एनर्जी धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई हमारा क्या हुआ, स्पार्किंग यहाँ पे एंड कर दिया हमने, और यहाँ से एक्सपैंड करना तो यहीं से शुरू कर दिया था, वही एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक्सपैंड करने का थोड़ा प्रेशर तो घटा रहा है, पर इग्नाइट ये जलने के कारण और ये स्पार्किंग के कारण प्रेशर बढ़ा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हुआ था, पर घटते घटते समय लगता है। फिर यहाँ आया, यहाँ भी क्या हुआ, इसका एक्सपैंड तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो प्रेशर घट रहा है, और अब तो जाके स्पार्किंग भी बंद कर दिया, तो अब घटना शुरू हो गया। इग्नाइट अभी भी जल रहा है, बट उससे तेजी से ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो थोड़ा असर उसका कम रहेगा। उसके बाद तो इग्नाइट होना भी बंद हो गया, तो बहुत तेजी से कंप्रेशन के ये एक्सपैंड होने के कारण प्रेशर घटेगा, घट के वो PATM नहीं होगा, उससे पहले ही वाल्व ओपन हो जाएगा।
और ये सब सारा एक्सपेंशन रुक जाएगा और डायरेक्ट उसका सारा गैस निकल जाएगा, 95% उसी वक्त निकल जाएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये एक्चुअल पीटी डायग्राम है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबर्जन की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें जाके देखते हैं क्या है भाई वहाँ से वहाँ तक। फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबर्जन AB, व्हेन अ स्पार्किंग बिगन कॉन्टैक्ट टेक प्लेस बिटवीन अ स्पार्क एंड नियरेस्ट फ्यूल पार्टिकल। जब हम मेरा स्पार्किंग होता है तो नियरेस्ट फ्यूल पार्टिकल क्या होता है, जलाता है, इग्नाइट करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाता है। उसके बाद क्या था, देन केमिकल एक्शन बिगन, उसके बाद उसका केमिकल एक्शन। भाई पहले क्या हुआ, उस फ्यूल को गर्म किया हमने, तो गर्म किया तो भाई हमने क्या उसकी बॉन्डिंग, उसको जलाने के लिए भाई रिएक्शन कर पाए ऑक्सीजन से, इस लायक उसको भाई हम लोगों ने टेम्परेचर दिया। तो एक केमिकल प्रोसेस उसके अंदर हो रहा है ताकि वो भाई ऑक्सीजन से रिएक्शन कर पाए। तो केमिकल एक्शन कुछ हुआ, तो इन द नियरेस्ट फ्यूल पार्टिकल एंड द हीट इज लिबरेटेड। तो क्या हुआ कि पहले वो केमिकल प्रोसेस होने से पहले केमिकल प्रोसेस हुआ, और केमिकल प्रोसेस होने के बाद क्या किया, वो हीट लिबरेट किया, विच स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ फ्यूल पार्टिकल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो वो जला, पहले तो स्पार्किंग से वो लिया हीट, वो अपना इग्नाइट किया, खुद जला, खुद जलने के बाद क्या किया, वो हीट लिबरेट किया, हीट लिबरेट किया वो नेक्स्ट पार्टिकल को जलाया। इस प्रकार से आगे बढ़ता गया, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि स्पार्क प्लग हुआ, स्पार्किंग से के कारण ये हीट जनरेट किया, तो वह फ्लश टेम्परेचर 5 टेम्परेचर पर उसका केमिकल पहुंच गया। तो इसमें जो डिले हुआ, जितना देर लगा वही केमिकल एक्शन, ये प्रोसेस तो केमिकल एक्शन कहलाते हैं, और जो डिले होता है उसी को केमिकल डिले कहते हैं। अब ये जलेगा तो ये आगे हीट को पहुंचाएगा, ये जलेगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम रहेगा, तो आगे पहुंचेगा हीट ट्रांसफर मेथड से, तो आगे पहुंचेगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या लिख रखा है, in the meantime there is rise in temperature of the fuel particles other than the nearest fuel particle and the chemical action began। इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता जाता है और आगे वाला जलता जाता है। तो इसी जो आगे बढ़ता जाता है, जल क्या एक पहले लाइन वाला जलेगा, देखो पहले ये लाइन वाला जलेगा, फिर आगे वाला जलेगा, फिर आगे वाला जलेगा। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। आगे बढ़ता हुआ हमें लगता है कि भाई फ्लेम आगे बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग एक आगे बढ़ता हुआ कहते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, या जल के आगे बढ़ता जा रहा है। ये वाला पहले जलाया, फिर आगे वाला जलाया, तो मैंने दिखाया है कि ये पार्टिकल जलाया, ये वाला इसको जलाया, इसके वाला इसको जलाया, इस तरह से मैंने आगे बढ़ता हुआ दिखाया। फिर देखिए क्या लिखा है मैंने, when the temperature is equal to or more than the self ignition temperature of fuel, then at the end of chemical action nearest fuel particle get ignite। तो क्या करता है केमिकल एक्शन, जैसे ही भाई आगे उसने क्या कर रहा है, वो इग्नाइट करता जा रहा है, हीट लिबरेट कर रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और आगे वाले फ्यूल को वो टेम्परेचर देता जा रहा है, जिसके कारण आगे वाले केमिकल पार्टिकल धीरे धीरे जलते जा रहे हैं। तो जितना देर लग रहा है वही उसका केमिकल एक्शन करा रहा है, और जितना देर लगता है केमिकल एक्शन होने में वही उसका टाइम उसका केमिकल डिले कराता है। तो इसको ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्लेम फ्रंट फॉर्म करता है। तो आगे हम लोग दिखाया भी मैंने है कि ये फ्लेम का फॉर्मेट क्रिएट होते हुए जला, पहले तो भाई आसपास ही क्रिएट करेगा, ये फ्लेम बनाया, फिर ऐसा रहेगा। तो देखिए मैंने बीच में दिखाया है कि भाई यही स्पार्किंग प्लग है, आगे सबसे पहले यहाँ जलाया, फिर आगे फैलता जाएगा, या फिर इस अलग अलग फॉर्मेट मैंने दिखाया है। यहाँ पे दिखाया है कि भाई फ्लश टेम्परेचर 5 टेम्परेचर तक पहुँचने उतना ही केमिकल एक्शन कहलाता है, और इसमें जो डिले होता है इसी को इग्निशन डिले कहते हैं, इसी को आईडी भी कहते हैं, लैग भी कहते हैं, और ये इसी को हम लोग केमिकल डिले भी कहते हैं। जितना देर हमें लगता है फ्लश टेम्परेचर से 5 टेम्परेचर तक पहुँचने में, इसी को हम लोग केमिकल डिले कहते हैं। और यह स्टेज जो TAB मैंने जो स्टेज दिखाया था, ये TAB में जो टाइम लगता है इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ जाने में, वही उसका केमिकल डिले वाला प्रोसेस स्टेज है। इसको जो फर्स्ट स्टेज में आपका टाइम लग रहा है। ओके, थैंक यू, टाइम इतना ही था। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार, और इस लेसन में इससे पहले वाले लेसन में आप मैंने डिटेल में बताया था कि भाई केमिकल डिले वगैरह क्या है, उसको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हम बस डिफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल डिले क्या है। इसमें बस 2 ही स्लाइड है, एक दूसरा है हम लोग इसमें देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। तो पहला स्लाइड में हम लोग देखते हैं केमिकल डिले क्या है, उसका डिफिनेशन देखते हैं। केमिकल डिले के बारे में हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं पिछले लेसन में। तो केमिकल डिले क्या है, द टाइम टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ
of chemical action of the fuel sparking to the beginning of ignition is known as chemical delay or lag। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई कि जब केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, बिगिनिंग ऑफ केमिकल एक्शन ऑफ द फ्यूल टू द बिगिनिंग ऑफ इग्निशन। जब भाई केमिकल एक्शन कब शुरू होता है, स्पार्किंग जब होता है तब शुरू होता है, और बिगिनिंंग ऑफ इग्निशन तो भाई केमिकल एक्शन जब शुरू होता है और जब जलना शुरू होता है उसके बीच का जो टाइमिंग होता है उसी को हम केमिकल डिले कहते हैं। यानी कि अगर शॉर्ट में समझें इसको तो फ्यूल का टेम्परेचर भाई कंप्रेस करके उसे फ्लश टेम्परेचर में पहुंचा दिया जाता है। जब कंप्रेस होता है तो फ्लश टेम्परेचर में पहुंच जाता है। उस फ्लश टेम्परेचर से फायर टेम्परेचर पर पहुंचने के बीच में स्पार्किंग आपने कर दिया तो स्पार्किंग करते के साथ वहाँ का फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने उसे हीट दे दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई देखिए आप लोगों का एक भ्रम है कि कैसे बर्निंग, कैसे कंबर्जन कैसे होता है। आप लोगों को लगता है आग सटा देने से ही आग जल जाता है, ऐसा नहीं है। यही कारण है कि कभी कभी आप देखते हैं बड़े बड़े लकड़ी कुंदे ले लीजिए और आप उसमें सलाई माचिस जला कर आप लगाए रखें तो वो क्या वो जलेगा? नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता? वहाँ पे तो आग है। तो आग के संपर्क में आने से नहीं जलता है, बल्कि जो वहाँ पे आपने फ्लेम ले गए तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर यदि बढ़ के फायर टेम्परेचर यानी कि सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है यदि, तब वो जलना शुरू होता है। कोई भी फ्यूल तब जलता है जब वो सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। और जलना मतलब क्या है? तो केमिकल प्रोसेस है ना, आपने इससे पढ़ा होगा कि केमिकल प्रोसेस है ना जलना। और केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि भाई उसका टेम्परेचर बढ़ गया और बढ़ के इस टेम्परेचर पहुंच जाए जिस टेम्परेचर पर वो जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर पाए। केमिकल रिएक्शन होता है ना, ये जो कंबर्जन प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। तो हमें भाई टेम्परेचर एक्चुअली पहुंचाना है किसी भी तरह से। यदि हमने टेम्परेचर फायर टेम्परेचर पे या फिर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचा दिया तो वो जल जाएगा खुद वो वहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिल गया तो उस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, और वही तो कंबर्जन है। तो हमें पहुंचाना क्या है? हमने एयर तो दे ही रखा है, ऑक्सीजन तो उसके पास है ही, बस हमको फ्यूल के फ्लश टेम्परेचर पर तो कंप्रेस करके ही हमने पहुंचा दिया। अब उसको उसके फायर टेम्परेचर पर पहुंचाने के लिए यहाँ पे हमने स्पार्किंग शुरू कर दिया। स्पार्किंग शुरू करने के साथ क्या स्पार्किंग हमने क्या किया? भाई आपको ये लग रहा हो कि हमने कुछ आग उसके साथ सटा दिया इसलिए जल गया, नहीं, हमने उसे हीट दिया, और हीट दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट से टेम्परेचर बढ़ के फायर टेम्परेचर पर आएगा, तो इस दौरान उसको कुछ टाइम लगेगा। तो वो केमिकल एक्शन इसके दौरान होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा उसको फायर टेम्परेचर पहुंचने में। तो इसी टाइम जो डिले होता है उसी डिले को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग केमिकल डिले कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इग्निशन डिले कहते हैं या फिर लैग कहते हैं। ये सारा एक ही चीज का नाम है और इसी को कहते हैं। और ये टाइम मैंने TAB मैंने उस स्लाइड में दिखाया था पिछले लेसन में, आप देखिएंगे तो मैंने प्रैक्टिकल डायग्राम बनाया था P थीटा का, उससे मैंने TAB दिखाया था। टाइम फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबर्जन है, उसी कोई टाइम जो होता है उतने देर जब तक वो जलना शुरू ना करे, या स्पार्किंग हमने कर दी और जलना शुरू नहीं हुआ तो जितना देर लगेगा उसका स्पार्किंग शुरू करने के बाद जो फ्यूल के जलने में जितना टाइम लगेगा वही उसका क्या कहलाता है? केमिकल डिले कहलाता है या लैग कहलाता है। अब प्रोप्राइटरी फेज इसी को हम कहते हैं, प्रोप्राइटरी फेज भी कहते हैं। इग्निशन डिले RD और लैग भी यही कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट, कि फ्लेम फ्रंट कैसे बनता है और कैसे चलता है। देखो फ्लेम फ्रंट एक फिनोमेना है, एक काल्पनिक इमेजिनरी फिनोमेना है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम किसी को हम फ्लेम कहते हैं। तो आप लोगों को तो फ्लेम कहने का ऐसा आदत पड़ गया जैसे कि कोई रियल चीज़ है, पर वो इमेजिनरी चीज़ है। फ्लेम वगैरह अपने कहते हैं कि फ्लेम चल रहा है, पर वो इमेजिनरी चीज़ है, वो चलता नहीं, फ्लेम नहीं चलता। वो क्या है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। When the sparking take place, the fuel nearby the spark plug get ignite and line joining the ignite fuel particles is called flame front। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्पार्किंग किया तो इसके बगल वाले जो फ्यूल पार्टिकल्स थे वो जल गए, जिसके बगल वाले सारे फ्यूल जितने भी फ्यूल पार्टिकल जले उस सभी को हम एक इमेजिनरी लाइन से हम मिला देते हैं। अपनी कल्पना कर लेते हैं, जलता हुआ दिखता है तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि भाई सब एक ही जैसा, एक ही तो जल रहा है। तो सारे पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स हमें काफ़ी क्लोज रहते हैं तो सारे जलते हुए दिखते हैं। तो एक हम उसे
सारे लाइनों को अगर सारे पार्टिकल को अगर हम ज्वाइन कर लें तो वो क्या कराएगा, एक फ्लेम जैसा हमको दिखेगा। और उसके बाद ये फ्लेम क्या करता है, ये जल रहा है तो जलेगा तो कुछ हीट लिबरेट करेगा, और ये हीट दे देता है, किसको देगा, खुद तो रखेगा नहीं, क्योंकि खुद तो वो जल ही गया, जल भूल गया, अब क्या हीट रखेगा वो, तो हीट को आगे ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल के पास। तो अब क्या करिए, तो जल के राख हो गया, तो ये पार्टिकल क्या होगा, अब ये जो नेक्स्ट पार्टिकल को उसने हीट दे दिया उसका टेम्परेचर फ्लैश टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, और अब ये जल जाएगा और ये फिर बंद हो जाएगा जलना। तो अब देखो, पहले ये जल रहा था, फिर ये वाला लाइन जला, फिर ये वाला लाइन जला, फिर आगे चला, तो हमको लगता है कि यार एक फ्लेम चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। देखिए मैंने इसमें दिखाया भी है कि टेम्परेचर T1 पे जल रहा था, बट जैसे T1 से T2 टेम्परेचर पाएगा, T1 वाला खत्म जो हो जाएगा, टाइमिंग पे मैंने दिखा रखा, फिर यहाँ पे जल रखा है। ऐसा नहीं कि ऐसा पिक्चर है कि जैसे सभी एक ही साथ जल रहा है, नहीं, ये T1 टेम्परेचर पे चल रहा है, जैसे ही ये टेम्परेचर सॉरी T1 टाइम पे चल रहा है, T2 टाइम पर यहाँ पे चलने लगेगा, T3 टाइम पर, ऐसा ये आगे बढ़ता रहेगा, टाइम के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं, जो आगे हीट बढ़ रहा है उसी को कहते हैं फेज ऑफ प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट, इसी को कहते हैं। देखिए इसमें भी दिखाया है, इस सिलेंडर में मैंने अलग व्यू दिखाया है कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। इसमें भी मैंने दिखाया है प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट, ये जो बीच में है वही है बस स्पार्किंग प्लग, और ये फ्लेम आगे की ओर बढ़ रहा है। इसको मैंने एक्सप्लेन करके लिखा भी है, हर चीज को एक्सप्लेन किया है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ये देखिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्लेम फ्रंट, जो फर्स्ट फ्लेम फ्रंट ये वाला बना, उसके बाद क्या होता है, द हीट फ्रॉम दिस फ्लेम फ्रंट इग्नाइट द नियर बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स एंड अनदर फ्लेम विल फॉर्म। तो ये क्या करता है, आगे की हीट देता है, और उससे क्या होता है, वो भी उसका भी टेम्परेचर फायर जो है फ्लैश से फायर टेम्परेचर पहुंच जाता है, और फिर वो भी जल उठता है। तो एक नया फ्लेम नए जगह पे फॉर्म होता है, उससे नेक्स्ट उसके जस्ट बगल में फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से नया फॉर्म हो जाता है। इट अपीयर लाइक द फर्स्ट फ्लेम फ्रंट ओनली रीच द न्यू पोजीशन। तो हमको चूंकि ये बुझ गया और ये जल गया, तो हमको लगता है यही वाला यहाँ पहुँच गया है, पर ऐसा नहीं है, ये बस काल्पनिक फिनोमेना है कि ये आगे चल रहा है, ये प्रोपगेट हो रहा है, पर प्रोपगेट नहीं होता, ये जलता है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जलता है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जलता है। जैसे आपने जो पार्टी वगैरह में बल्ब जलते हुए देखा, पहले ये बल्ब जलता है, फिर ये वाला बुझता है, तो ये नेक्स्ट वाला जलता जाता है, तो आपको लगता है कि आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वो आगे की ओर बढ़ नहीं रहा होता है, बस एक बुझता है दूसरा जलता है। तो वही यही फिनोमेना यहाँ भी हो रहा है। इट अपीयर लाइक द फर्स्ट फ्लेम फ्रंट ओनली रीच द न्यू पोजीशन। दिस इमेजिनेशन ऑफ जो फ्लेम फ्रंट है, इमेजिनेशन ही हमारा क्या आगे बढ़ रहा है, दिस इमेजिनेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट मूविंग फॉरवर्ड इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। तो फ्लेम फ्रंट का हमको आगे बढ़ने का, ये हमें इमेजिनेशन जो हम लोग करते हैं कि आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ता हुआ जो हमको दिखता है उसी को हम लोग प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट कहते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग देखेंगे अब नॉर्मल कन्वर्जन। मैं अभिनंदन कुमार, और इसमें हम लोग देखेंगे कन्वर्जन जो ऐसा इंजन में होना चाहिए, उसके अलावा क्या उसमें हो जाता है और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो देखेंगे। होना तो ये चाहिए कि हमने स्पार्क प्लग लगाया है और इस तरह से वेव फ्रंट चल रहा है तो चलता जाए और आगे तक चलता जाए, पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जैसे ही हम स्पार्किंग करते हैं यहाँ पे, तो हीट तो आगे बढ़ता है, तो ये गैस एक्सपैंड होता है, और बाकी जो एंड पे है, जो सबसे लास्ट में जो गैसेस बच गया, फ्यूल बच गया, वो कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेस होकर बेचारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो एक ही जगह पे आपने ज़्यादा फ्यूल को धक्का देकर डाल दिया तो गर्म नहीं होगा क्या, गुस्सा हो जाएगा, लाल पीला हो जाएगा। और वहाँ पे अगर कहीं किसी पॉइंट पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पे हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, और वो जो लास्ट में जो चार्ज इकट्ठा हो जाता है, लास्ट में जो फ्यूल इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम लोग एंड चार्ज कहते हैं। एंड चार्ज का क्या होता है, कहीं पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, एक तो टेम्परेचर उसका बढ़ ही रहा है क्योंकि वो कंप्रेस होता जा रहा है, अगर किसी पॉइंट पे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, और वहाँ से वो टेम्परेचर अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से उससे ज़्यादा हो गया तो वहाँ से वो जल उठेगा। तो यानी कि एंड चार्ज में भी ये पॉसिबिलिटी होता है कि वो जल जाए और जल के एक नया फ्लेम बना ले, नया वो
वो एक फ्लेम बना दे और जाके वो इससे इस एक फ्लेम जो आ रहा है उससे कोलाइड कर जाए, और यदि वो कोलाइड करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा और एक शॉक वेव जनरेट होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो ये लोकल हाई टेम्परेचर जनरेट कर देता है। यही एक फिनोमेना है जिसके बारे में हम लोगों को देखना है कि अब नॉर्मल कन्वर्जन ये सब प्रोसेस जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग देख लें कि एंड चार्ज क्या होता है। एंड चार्ज क्या है? द फ्यूल एट द अदर एंड ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के अदर एंड पे जो फ्यूल है उसके जो जैसे का स्पार्क प्लग यहाँ है, तो यहाँ है स्पार्क प्लग, तो इसके जो लास्ट एंड पे जो चार्ज है वही एंड चार्ज कहलाता है। तो होता क्या है, तो इसको मैंने अगला स्लाइड में लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है कि क्या क्या फिनोमेना होता है, परेशानियाँ क्या आती है। ड्यूरिंग प्रोग्रेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट फॉलोइंग ऑपरेशंस टेक प्लेस ऑन इन चार्ज। तो इन चार्ज पे कुछ फिनोमेना घटता है, उसको हम देखते हैं कि इन चार्ज पे क्या क्या घटता है। इन चार्ज को हम लोग जान लिया कि वो स्पार्क प्लग के सबसे लास्ट में होता है। स्पार्क प्लग से जो सबसे लास्ट में सबसे दूर होगा वही उसका एंड चार्ज कहलाता है, जो कि वही वहाँ तक फ्लेम को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है। उस दौरान वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, ये टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण अगर उसको कहीं पे उसको हॉट स्पॉट मिल गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला रीजन मिल गया, जिससे कांटेक्ट में आने से उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से यदि ज़्यादा हो गया तो वो वहीं से जल उठेगा और वह एक अलग ही फ्लेम बना लेगा। तो ये प्रोसेस होता है। इसको मैंने लिखा है कि स्टेप बाय स्टेप लिखा है क्या होता है। तो एयर पार्टिकल नियर फ्लेम फ्रंट एक्सपैंड्स, इट कंप्रेस द इन चार्ज। तो एयर पार्टिकल नियर फ्लेम जो रहता है वो एक्सपैंड होता है, फ्लेम के पास जो एयर का पार्टिकल रहता है वो एक्सपैंड होता है, और इससे क्या होता है, वो कंप्रेस कर देता है इन चार्ज को, जिससे इन चार्ज का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ड्यू टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम फ्रंट इन टेम्परेचर इंक्रीज मोर मोस्टली कॉज ऑफ रेडिएशन। तो क्या होता है, जो एक तरफ तो फ्लेम फ्रंट बन रहा है, उसके से क्या होता है, एंड चार्ज का टेम्परेचर वो भाई आगे हीट ट्रांसफर करेगा, वो वहाँ तो जल रहा है फ्लेम फ्रंट, तो वो आगे हीट ट्रांसफर करेगा, और आगे जो हीट ट्रांसफर करेगा एंड चार्ज का, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो मोस्टली जो हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन ही होता है, कन्वेक्शन कंडक्शन से उतना हीट ट्रांसफर नहीं होता है कि रेडिएशन से फटाक से वहाँ पे हीट ट्रांसफर हो जाता है, तो वो उससे बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा वो। थर्ड पॉइंट लिखा मैंने कि टेम्परेचर ऑफ इन चार्ज इंक्रीज फर्दर, और बढ़ता है। एक तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसके कारण एक पहला तो क्या हुआ, पहला तो कंप्रेस कर दिया उसको कि भाई जहाँ जल रहा है वहाँ पे गैस एक्सपैंड होगा, तो बाकी जो गैस बचा हुआ वो कंप्रेस होगा। तो एक तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा, दूसरा हीट ट्रांसफर जो हुआ उससे टेम्परेचर बढ़ा, रेडिएशन का हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिससे कारण इनका एंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और थर्ड है जो क्या रीजन है, थर्ड रीजन है टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज इंक्रीज फर्दर इफ देयर इज एनी हॉट स्पॉट, यानी कि यहाँ कहीं पे उसको हॉट स्पॉट मिल जाएगा। हॉट स्पॉट किसको कहते हैं, लोकलाइज्ड हाई टेम्परेचर पॉइंट और रीजन। कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे कहीं ऐसा पॉइंट रहता है सिलेंडर के अंदर कंबर्जन चेंबर में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर ऐसा कोई रीजन मिल गया तो वहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर ये टेम्परेचर क्या हो गया उस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से उसके से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो मैंने उसको भी लिखा है ड्यू टू एवम रीजन, ऊपर जो रहता है उस रीजन से, इफ द टेम्परेचर ऑफ इन चार्ज बिकम इक्वल टू द एवम और इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, यदि इसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, then a separate flame front will be formed from in charge। तो इन चार्ज जल उठेगा और एक नया ही वेव फ्रंट वो बना लेगा अपना, और इससे क्या होगा, एक नया वेव फ्रंट बना लिया तो हमने इससे दिक्कत क्या हो गया, दिक्कत हुआ। एंड व्हेन द टू फ्लेम फ्रंट कोलाइड, जब दो को फ्लेम फ्रंट, एक तो स्पार्क प्लग से आ रहा है, एक इन चार्ज के जल जाने के कारण आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेगा। कोलाइड करने से क्या दिक्कत होगा, देन दिस कोलिजन, पहले उस कोलिजन को कहते क्या है, उस कोलिजन को डेटोनेशन उसी को कहते हैं, पिगनिंग उसी को कहते हैं, नॉकिंग उसी को कहते हैं। ये सारा फिनोमेना उसी को कहते हैं। दो फ्लेम फ्रंट अगर आपस में टकरा गया तो वहाँ पे काफ़ी शॉकिंग वेव बनेगा, एनर्जी लॉसेस हो गए, तो उसको हम लोग डिटोनेशन, पिगनिंग और नॉकिंग कहते हैं। जनरली डिटोनेशन जो शब्द होता है सीआई इंजन के लिए यूज होता है, और नॉकिंग जो शब्द होता है, नॉकिंग जो वर्ड होता है वो एसआई इंजन के लिए जनरली यूज होता है।
आगे तक भाई कोई भी कहीं भी यूज कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन जनरली वो उसके लिए यूज होता है सारा एक ही फिनोमेना, सारे अलग अलग फिनोमेना नहीं है। कभी कभी तो कह देते हैं कि भाई तीनों को अलग अलग डिफाइन कीजिए कि डिटोनेशन क्या है, पिनिंग क्या है और शॉकिंग क्या है, ये तीसरा जो है नॉकिंग क्या है। तो तीनों को डिफाइन करने के लिए अलग अलग भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम में, क्योंकि भाई क्वेश्चन देने वालों को भी शायद पता नहीं होता कि तीनों एक ही चीज़ है। फिजिकल फिनोमेना तीनों का एक ही है। तो और मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो कंप्रेस होने के कारण हीट वहाँ तक पहुँचता है, हीटिंग होता है, फिर हॉट स्पॉट मिलता है तो उसके कारण भी हीटिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है इंचार्ज का टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या बन जाता है, एक फ्लेम फ्रंट बन जाता है इंचार्ज का, और ये सेल्फ क्रिएटेड हो जाता है, खुद से बन जाता है, ये जो हम नहीं चाहते हैं कि बने। तो इससे क्या होता है, वो कोलाइड करता है, किसके साथ कोलाइड करता है, वो फ्लेम फ्रंट जो आ रहा है उधर से, जो स्पार्क प्लग से आ रहा है उसके साथ वो कोलाइड कर जाता है। कोलाइड करने से क्या हो जाता है, नॉकिंग जो फिनोमेना होता है उसको नॉकिंग कहते हैं, डिटोनेशन कहते हैं और पिगनिंग कहते हैं। नॉकिंग किसके लिए यूज होता है, एसआई इंजन के लिए यूज होता है। डिटोनेशन किसके लिए यूज होता है, सीआई इंजन। और पिगनिंग किसके लिए यूज होता है, दोनों के लिए समान रूप से हम पिगनिंग को यूज करते हैं। देखिए मैंने दिखाया है कि फ्लेम ये जो है स्पार्किंग प्लग है और ये फ्लेम का फ्रंट बन रहा है, और ये इंड चार्ज यहाँ पे अगर जल गया तो यहाँ से भी एक फ्लेम बन रहा है, दोनों एक दूसरे से टकराया और फिर एनर्जी लॉसेस किया, ये क्या प्रॉब्लम किया। ये मैंने दिखाया कि भाई कहाँ पे, देखो जो मैंने कहा था कि हॉट स्पॉट अगर उसको कहीं भी मिल जाएगा तो हॉट स्पॉट कहाँ पे बनता है, तो सबसे ज़्यादा चांस होता है हॉट स्पॉट बनने का वो एग्जॉस्ट वाल्व पे। एग्जॉस्ट वाल्व पे हॉट स्पॉट बनने का चांस सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखिए भाई यहाँ इससे हर वक्त गर्म गैस निकलता रहता है, तो ये इस पोर्ट को गर्म रखता है। बाकी जगह से तो निकल गया गैस, गर्म गैस, क्योंकि निकल के अंतिम समय तक निकलता तो यहीं से रहेगा, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो इसी वाल्व का, इसी पॉइंट का मेंटेन रहेगा, क्योंकि सारा गैस भाई यहाँ गैस तो सभी जगह बना था, पर यहाँ से निकलने के लिए तो इधर ही जा रहा है। तो भाई जितना देर में यहाँ से यहाँ चला गया तो वहाँ तो ठंडा चीज़ आ गया, नया फ्यूल एकदम फ्रेश एयर फ्यूल आ गया, पर यहाँ तो गर्म ही रखा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा चांस होता है हॉट स्पॉट बनने का। तो यही सब संभावना होता है कि एक शॉकिंग वेव यहाँ से भी जनरेट हो। तो देखिए मैंने प्रोपेगेशन भी दिखाया है यहाँ पे कि एक फ्रंट यहाँ से चल रहा है जो स्पार्किंग प्लग से चल रहा है, एक इंड चार्ज से फ्लेम चल रहा है, और दोनों टकराया तो एक हाई एनर्जी शॉकिंग वेव जनरेट किया। देखिए हाई एनर्जी शॉकिंग वेव से क्या होता है, देखिए जो ये पिस्टन को हिला के रख देता है, वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है, तो हाई एनर्जी शॉकिंग वेव जो जनरेट होता है वो उसके कारण नुकसान क्या होता है, नुकसान होता है सबसे पहले इंडिकेटेड पावर कम जाता है। इंडिकेटेड पावर यदि कम गया तो फिर ब्रेक पावर तो ऑब्वियसली कम जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कम जाएगा, और यानी कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी आपका कम जाएगा, और आपको माइलेज कम जाएगा, आपको ज़्यादा फ्यूल यूज होगा तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। तो ये हाई एनर्जी का जो शॉक वेव बन रहा है उसके और नुकसान क्या है, उसके नुकसान है कि भाई पिस्टन सिलेंडर कॉलिजन होगा, कि शॉक वेव बनाते यहाँ हिला डोला, यहाँ शॉकिंग हुआ तो भाई ये पिस्टन और सिलेंडर ये तो आपस में टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो ये कोलाइडिंग करने इसके कारण क्या होता है, मेटेलिक साउंड जनरेट होगा। भाई दोनों टक्कर खाएगा तो मेटेलिक साउंड जनरेट करेगा, इसी मेटेलिक साउंड को पिगनिंग कहते हैं। तो भाई यहीं पर मैं थोड़ा डिफरेंस दिखा देता हूँ कि नॉकिंग, पिगनिंग और डिटोनेशन है फिनोमेना, एक ही फिनोमेना से सारी चीज़ें बन रही है, पर उसका नाम अलग अलग क्यों है भाई। जब मेटेलिक साउंड जनरेट होगा तो पिगनिंग, उस साउंड को पिगनिंग कहते हैं, तो वही चीज़ हुआ तो वही चीज़ है। उसके बाद क्या होता है, ये पिस्टन सिलेंडर जो कोलिजन हुआ है, मेटेलिक साउंड जनरेट होता है तो उस मेटेलिक साउंड को पिगनिंग कहते हैं, और ये जो सिलेंडर का कोलिजन हुआ उस कोलिजन को क्या कहते हैं, नॉकिंग। उस कोलिजन को हमने नॉकिंग कहा, नॉकिंग हो रहा है, मेटेलिक साउंड जनरेट हो तो पिगनिंग का आवाज़ आ रहा है। और ये देखिए दूसरा मैंने कहा कि भाई ये पिस्टन सिलेंडर कोलिजन होगा तो क्या होगा भाई, तो एक फटीग स्ट्रेस जनरेट होगा, फटीग स्ट्रेस जनरेट होगा तो क्रैक प्रोपगेशन इनफाइनाइट रेट से होने की संभावना होगी, और लाइफ उसका कम जाएगा। तो भाई ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि एक बार टकराता रहेगा तो भाई यहाँ पे फटीग स्ट्रेस जनरेट होगा, और क्रैक प्रोपगेशन काफ़ी इनफाइनाइट रेट से बढ़ेगा, इसके कारण इसका लाइफ घटेगा, और इसी लाइफ के घटने को हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिटोनेशन कहते हैं। ये सारा तीनों चीज़ों का मैंने डिफिनेशन अलग अलग बता दिया कि कभी डिफरेंस भी लिखने के लिए आ जाता है। लोग तो कहते हैं कि भाई ये तीनों एक ही चीज़ है, तो भाई तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो फिनोमेना एक ही, लेकिन तीनों का फिनोमेना एक ही हो रहा है, पर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग उसने नाम दे रखा है बस। भाई पिगनिंग कुछ
कभी डिटोनेशन और कभी नॉकिंग। और जनरली यूज होता है किसके लिए, वो डिटोनेशन शब्द यूज होता है सीआई इंजन के लिए, नॉकिंग शब्द यूज होता है एसआई इंजन के लिए। तो इस लेसन में इतना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आप आगे के लेसन्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ओके, इसमें इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था नॉकिंग के बारे में डिटेल में कि नॉकिंग क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द नॉकिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। और ये हम एसआई इंजन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे एसआई इंजन के बारे में ज़्यादातर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें जनरली क्या होगा वो हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो यदि हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, नॉकिंग पे क्या असर होगा। तो एक कंप्रेशन रेशियो यदि आप बढ़ा रहे हो तो एक तरह से देखिए ये रिलेशन आपको पता ही होगा। तो एक तरह से आप आउटलेट टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, कंप्रेशन के बाद का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्योंकि भाई ये टेम्परेचर तो फिक्स ही है, ये तो स्टार्टिंग टेम्परेचर है, पर आपने कंप्रेस ज़्यादा कर दिया तो भाई फाइनली टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि क्या हुआ, सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया। सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया तो कहो कि इंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ गया, कि इंड चार्ज तो है सिलेंडर से में ही है, उसके लास्ट में है, तो इंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ गया। इंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग होगा। भाई उसी कारण तो नॉकिंग हो रहा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंड चार्ज का बढ़ाओगे उतना जल्दी वहाँ से एक अलग फ्लेम बन जाएगा और नॉकिंग कराएगा। तो होता क्या है एक्चुअली, एक चीज़ और आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है कि भाई जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उतना ज़्यादा ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा या स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगा। पर आपने देखा कि भाई इसके बढ़ाने से एक प्रॉब्लम भी आ रहा है नॉकिंग का, यानी कि हम बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ाना भी चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़ेगा, लेकिन हम नॉकिंग के कारण ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, इसलिए इसका लिमिटेड होता है 6 से 12, वो भी 6 के तरफ होता है। यानी कि 12, ऐसा नहीं कि 6 से 12 होता तो हम 12 रखते हैं, नहीं, जहाँ तक हो सकते हैं हम 6 के तरफ ही रखेंगे, मिनिमम से मिनिमम रखेंगे, 12 नहीं रखेंगे। उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया, नोट करके मेंशन भी किया है कि थ्योरेटिकली तो भाई ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी जो होता है वो इंक्रीज करेगा आर के साथ, बट क्या होता है, बट इंक्रीजिंग आर क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, एंड में इंक्रीज नॉकिंग टेंडेंसी। से क्या होगा, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, डेट रैपिडली डिक्रीज द एफिशिएंसी। और जैसे ही नॉकिंग होगा भाई वो बहुत ही रैपिडली एफिशिएंसी को घटा देता है नॉकिंग। तो नॉकिंग बहुत ही बेकार सा फिनोमेना है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत तेज़ी से वे एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है। इसके बाद मैंने और भी देखा है कि ड्यू टू एबव रीजन आर रिस्ट्रिक्टेड टू, तो रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 6 से 12 के बीच रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि भाई इससे ज़्यादा आप मत बढ़ाइए आर को, कि हमें बढ़ाना तो चाहिए भाई एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, पर नॉकिंग भाई सारा कचरा कर देता है, बहुत ही रैपिडली एफिशिएंसी को घटा देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई आर लिमिटेड हो जाता है 6 से 12 के बीच, और वो भी 6 की तरफ, यानी कि हम लोग कोशिश करते हैं कि 6 रखें या 6 के आसपास रखें, 12 तक न जाए। उसके बाद सेकेंड है क्या इफेक्ट पड़ता है लोड का, कि अगर हमने बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा लोड पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग मार ढो दिया, हमने बहुत ज़्यादा लोगों को बैठा लिया है, ऐसा इंजन हम लोग का स्पार्क इंजन जो बाइक पे है उस पर हमने 3, 4, 5 गो का लोडिंग कर लिया, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा लोडिंग बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको हीट एडिशन करना पड़ेगा, मास फ्लो उतना ज़्यादा हमको देना पड़ेगा, फ्यूल का उतना ही फ्यूल का सप्लाई देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपने अगर हीट ऐड करोगे उतना ज़्यादा सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा, सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि नॉकिंग बढ़ जाएगी, तो फिर वही कचरा हो जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी, आपका फ्यूल बेवजह ही बर्बाद होता जाएगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं ओमेगा मतलब स्पीड। आप गाड़ी का स्पीड क्या रखोगे तो क्या होगा भाई, गाड़ी का स्पीड जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे टर्बुलेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। टर्बुलेंसी बढ़ने का मतलब क्या है भाई, टर्बुलेंसी आपने पढ़ रखा हो, इसको हीट ट्रांसफर भी पढ़ा होगा, तो हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ोगे, जैसे जैसे टर्बुलेंसी बढ़ाएगी एच क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना उतना ही तेज़ी से हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो होगा तो ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्लेम जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए इंड चार्ज तक, इंड चार्ज जले ना, तो जितना जल्दी वहाँ तक हम लोग हमारा फ्लेम पहुंच जाएगा, या फिर उल्टा कहो कि इंड फ्लेम का टेम्परेचर ना बढ़ पाए, अगर वहाँ पे हॉट स्पॉट भी है तो वो जो हीट दे रहा है उसको क्या करे, वो डिस्पैच कर दे, आगे बढ़ा दे, वो खुद ना ही गर्म होकर जल उठे। तो ये एच ज़्यादा होने के कारण ये फ़ायदा होता है। तो इससे क्या होता
होता है, इससे टेम्परेचर आपका सिलेंडर का कम जाएगा, इंचार्ज का टेम्परेचर कम जाएगा, तो आपका नॉकिंग टेंडेंसी कम जाएगा। यानी कि ये एकमात्र रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई आपने क्या किया, स्पीड को जैसे ही बढ़ाएंगे आप, आपका टर्बुलेंसी बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा और नॉकिंग घट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वो जो पेट्रोल इंजन ऐसा इंजन है उसका आप जानते हैं कि पावर तो खैर जितना आपने सप्लाई किया है, जितना आपने पावर दिया है वही पावर रहेगा, लेकिन इसमें हमारा पावर मल्टीप्लाई होता है टी ओमेगा का। तो हमने क्या करना है, नॉकिंग से बचने के लिए ओमेगा को बढ़ा देना है। हमने ऐसा ही पेट्रोल इंजन के बारे में बताया कि ओमेगा को आपको बढ़ाना है, ओमेगा नहीं बढ़ाओगे तो नॉकिंग होगा। तो ओमेगा जैसे बढ़ाओगे उससे उसका टॉर्क कम जाएगा, टॉर्क कम जाएगा यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी उसका घट जाएगा। तो यही इसलिए मैंने पहले भी बता चुका था कि उसका टॉर्क कम होता है पेट्रोल इंजन का, और ओमेगा काफ़ी ज़्यादा होता है। रीजन यहाँ पे आपको दिख गया क्योंकि भाई ओमेगा को यदि हमने कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगा, और नॉकिंग सारा कचरा कर देगा। तो उससे बेहतर है कि हम ओमेगा को बढ़ा के रखें। ओमेगा को जैसे ही बढ़ाएंगे हमारा टॉर्क कम जाएगा, यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कम जाएगा। आगे देखते हैं इसको, फोर्थ को आगे देख लेते हैं। फोर्थ को हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए फोर्थ को यहीं देख लेते हैं। फोर्थ क्या है भाई, इनलेट टेम्परेचर। ऐसे भी फ्यूल का जो एयर फ्यूल मिक्सचर आप इनलेट दे रहे हो उसका टेम्परेचर ही कह रहा है बढ़ा दो, तो बढ़ा देंगे, इनलेट टेम्परेचर ही बढ़ा देंगे। तो इंचार्ज का भाई इंचार्ज क्या है, वही फ्यूल तो एंड में रह गया, तो उसका टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉकिंग बढ़ जाएगा। इसको अगले महीने देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे देख लेते हैं क्या हुआ। इनलेट टेम्परेचर हम लोग चाहेंगे कि भाई कम से कम टेम्परेचर पे, जितना कम रख सकते हैं हम उतना कम टेम्परेचर पे फ्यूल को इंजेक्ट किया जाए। भाई अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो क्या हो जाएगा, इंचार्ज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और नॉकिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या, लेंथ ऑफ फ्लेम फ्रंट। जो फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करने का जो लेंथ है यदि वो बढ़ गया तो क्या होगा, और जितना बड़ा फ्रंट होगा, जिसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा, यानी कि उतना ही वो एनर्जी उसके पास होगा, वेव फ्रंट के पास जितना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगा उतना ही गड़बड़ करेगा वो, उतना ही वो एनर्जी आगे बढ़ाएगा, और एंड चार्ज के पास उतना ही एनर्जी पहुंचेगा, यानी क्योंकि सिलेंडर के पास उतना ही एनर्जी पहुंचेगा, उतना ही टेम्परेचर उसका जल्दी बढ़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया अगर सिलेंडर का या एंड चार्ज का, तो क्या हो जाएगा, वो कहीं हॉट स्पॉट बन जाएगा। सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया तो, और एंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ गया, वर्ष सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँच गया एंड चार्ज का टेम्परेचर, तो नॉकिंग करा देगा। तो यही कारण है कि आपका जो सिलेंडर रहता है उसका जो डायमीटर रहता है, उसका बोर रहता है, वो रिस्ट्रिक्ट किया रहता है कि आप डायमीटर, ऐसा इंजन का मैंने डायमीटर का कोई रेंज भी दिया है कि 120 mm से ज़्यादा हम डायमीटर नहीं लेते हैं ऐसा इंजन के केस में। तो हम क्या करेंगे, कैसे भाई डायमीटर हमने घटा दिया और हमको चाहिए स्ट्रोक का वॉल्यूम चाहिए अधिक से अधिक, तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते हैं, और हम लोग डायमीटर भी नहीं बढ़ा सकते, तो हम लोग क्या बढ़ा देते हैं, के का वैल्यू बढ़ा देते हैं, यानी मल्टी सिलेंडर यूज कर लेते हैं। यही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है कि भाई लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का लोकेशन हम कहाँ रखें ताकि नॉकिंग कम से कम हो, तो ये देखिए मैंने सबसे पहले रखा उसको इनलेट वाल्व के पास। इनलेट वाल्व के पास रखेंगे तो क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा गर्म इलाका तो ये है, एग्जॉस्ट वाल्व या फिर जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो सबसे गर्म इलाका है। तो यहाँ से फ्यूल यहाँ तक फ्रंट को पहुँचने में टाइम लगेगा, उतने देर में तो ये भी जल भून जाएगा, तो यहाँ से भी एक फ्लेम बना लेगा और फिर नॉकिंग होगा। यानी कि जितना दूर आप इनलेट वाल्व से रखोगे, एग्जॉस्ट वाल्व से आप जितना दूर रखोगे स्पार्किंग प्लग को, उतना ज़्यादा नॉकिंग होगा। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम नॉकिंग होगा जितना ज़्यादा आप स्पार्क प्लग को करोगे इनलेट वाल्व के करीब, और या आउटलेट वाल्व से आप जितना दूर कर दोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ बीच में रखा है, यहाँ पे भी नॉकिंग होने का संभावना है। यहाँ पे जब हम इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व के एकदम करीब में रख देंगे अगर हम स्पार्किंग प्लग को, तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस जो है फ्लेम फ्रंट को पहुँचने में कम से कम समय लगेगा और नॉकिंग घट जाएगा। यानी कि नॉकिंग को घटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्पार्किंग प्लग को जितना हो सके उतना ज़्यादा हम एग्जॉस्ट वाल्व के पास रखेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व भी सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है, वो सबसे ज़्यादा गर्म जगह है। तो वहाँ पे हम चाहते हैं
कि वहाँ वाला फ्यूल सबसे पहले जल जाए वहाँ, इसलिए हमने स्पार्क प्लग को उसके करीब रख दिया। वो जल्दी जल जाएगा तो भाई दूसरा फ्लेम जनरेट होने का संभावना ही नहीं, खत्म हो जाएगा, उसका रीजन ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक तो केस ये है। दूसरा R&D चल रहा है अभी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये ज़्यादा मिलता नहीं है पर इस पर रिसर्च चल रहा है कि हम कैसे नॉकिंग को और दूर कर सकें। तो उसमें रिसर्च करके पता लोगों ने किया कि भाई आप क्यों नहीं 2 स्पार्क प्लग यूज कर लेते हो, तो 2 स्पार्क प्लग आप यूज करो। तो इसमें ट्यून स्पार्क प्लग या ड्यूअल स्पार्क प्लग आप यूज करते, इसमें क्या होगा, नॉकिंग सबसे कम होगा। क्यों कम होगा भाई, क्योंकि इसमें 2 आपने स्पार्क प्लग लगा दिया तो इसमें क्या होगा, जो फ्लेम फ्रंट का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, तेज़ी से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, सॉरी ये फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम आपको फ्रंट का आगे बढ़ने का कम जाएगा, वहाँ तक पहुँचने में टाइम कम लगेगा। तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी से यहाँ जले उससे पहले यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ तक फ्लेम। तो ये फ्लेम जो मतलब ये फ्यूल को जलाता क्या, उससे पहले ही इसने जला दिया सारा फ्यूल को। तो फिर नया एक अलग फ्लेम फ्रंट बनना रुक गया। इससे क्या हो गया, नॉकिंग कम जाएगा और जीरो, या फिर कहिए कि जीरो नॉकिंग हो जाएगा। तो ये R&D चल रहा है एकदम जीरो नॉकिंग करने के लिए, नॉकिंग हो ही ना सिलेंडर में, तो आप कर लीजिए एक से ज़्यादा आप स्पार्किंग प्लग को यूज कर लीजिए। इसके अलावा हमने देखी एक और चीज़ है कि इमिशन, कि आप अगर नॉकिंग होगा तो क्या परेशानी है। तो नॉकिंग का एक और परेशानी मैंने मेंशन किया कि जितना ज़्यादा नॉकिंग होगा उतना ज़्यादा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन लिबरेट होगा, यानी कि उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और उतना ही कम आपको एफिशिएंसी भाई फ्यूल ही बिना जले हुए निकल गया तो आपका एफिशिएंसी कहिए, ब्रेक पावर कहिए, वो सारा कम जाएगा। तो नॉकिंग पॉल्यूशन भी देगा, तो नॉकिंग बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। तो मैंने बताया भी था कि एफिशिएंसी क्या होता है, नॉकिंग के कारण घट जाता है। तो यही कारण है कि नॉकिंग का एफिशिएंसी घट जाता है, क्योंकि वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को ही रिलीज कर देता है, कुछ जलने नहीं देता है नॉकिंग के कारण। और बाकी ये तो मैंने दिखाया, जो बार बार मैंने कहा था कि एक फ्रंट यहाँ से चल रहा है, एक यहाँ से चल रहा है। यहाँ से कब चलेगा, जब यहाँ पे क्या है, हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा और इंचार्ज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक हाई एनर्जी शॉकिंग वेव जनरेट होगा अगर दोनों फ्लेम टकराए। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ। बाकी इमिशन वाला याद रखिए कि वह नॉकिंग के कारण अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, एफिशिएंसी घट जाता है, ब्रेक पावर और इंडिकेटर पावर वगैरह वगैरह या ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी सब घट जाता है। तो ये आपने देखा कि क्या कि कौन कौन से फैक्टर नॉकिंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लोग आगे देखेंगे कन्वर्जन ऑफ CI इंजन के बारे में। इसमें इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग देखते हैं कन्वर्जन इन CI इंजन। इससे पहले हमने SI इंजन में कन्वर्जन देख लिया कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। अब कन्वर्जन हमें देखना है किसमें, CI इंजन में। CI इंजन में क्या होता है, देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जन जो मैंने बताया था, इग्निशन डिले वगैरह पीरियड जो होता है कन्वर्जन में, वो मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जन। इसमें भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ये मैंने ये दिखा रखा है इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए थीटा के साथ मैंने ग्राफ दिखा रखा है। थीटा जो क्रैंक का एंगल है, क्रैंक जो घूम रहा है, उसके साथ साथ प्रेशर कैसे कैसे चेंज हो रहा है उसके साथ रखा है मैंने। तो हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हो रहा है, उसके बाद एक्सपैंड हो रहा है। जहाँ तक कंप्रेस होगा वहाँ पर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा वहाँ तक, उसके बाद तक थोड़ा बढ़ता रहेगा, उसके बाद एक्सपैंड होने लगेगा तो प्रेशर धीरे धीरे घटने लगेगा। सबसे पहले A से B तक क्या होता है भाई, कंप्रेस सिर्फ हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कंप्रेस होने के साथ साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे इंजेक्शन फ्यूल का होना शुरू हो जा रहा है। उसके बाद इंजेक्शन शुरू हो, इंजेक्शन भी चल रहा है फ्यूल का, और उसके साथ साथ कंप्रेस भी हो रहा है, उसके साथ साथ इग्नाइट भी हो गया, यानी फ्यूल जलने भी लगा है। अगले में क्या हुआ है भाई, जब ये सब प्रोसेस होता रहेगा तो ये प्रेशर तो बढ़ता ही रहेगा, कंप्रेस तो हो ही रहा है। तो उसके साथ अगले बार में क्या हुआ, वहाँ पे अब हमने क्या कर इंजेक्शन करना फ्यूल का बंद कर दिया है, और यहाँ पे कंप्रेशन भी बंद हो गया। देखिए कंप्रेशन यहीं तक था, कंप्रेशन ही बंद हो गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो इग्नाइट हो रहा है, अंदर फ्यूल जल रहा है। तो जलेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया, पर एग्जॉस्ट वाल्व खुलने से जितना निकलेगा उससे ज़्यादा जल का प्रेशर वहाँ अंदर बढ़ा देगा, अभी प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब क्या हुआ, इग्नाइट होना थोड़ा कम हो गया। अब इग्नाइट कम हो गया तो एग्जॉस्ट हो रहा है गैस, तो इससे क्या होगा, प्रेशर अब घटना शुरू कर देगा। और अंत में क्या हो जाएगा भाई कि
कि इग्नाइट होना भी, जलना भी फ्यूल का बंद हो गया और अब सिर्फ एग्जॉस्ट हो रहा है फ्यूल का, तो प्रेशर बहुत तेजी से घट जाएगा। पर ये प्रेशर घट के कभी भी PATM तक नहीं पहुंचेगा, PATM से ज़्यादा ही, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ही रहेगा, थोड़ा तो ज़्यादा ही रहेगा। तो वो पिस्टन के मूवमेंट के बाद वो प्रेशर घट जाएगा। तो ये तो था। अब चलते हैं स्टार्टिंग में। तो यही फर्स्ट स्टेज था। फर्स्ट स्टेज आपने देखा। फर्स्ट स्टेज क्या था, ये जो A से B तक मैंने बताया था, इससे पहले भी मैंने बताया था ऐसा इंजन में भी कि A से B तक का जो है वही उस फर्स्ट स्टेज ऑफ कंवर्जन कहलाता है। तो अब इसमें चलते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ कंवर्जन में हो क्या रहा है, तो इसी में इग्निशन डिले पीरियड होता है। ये इसमें क्या क्या इग्निशन डिले क्यों हो रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है, तो देखिए इट द वेरी नियर एंड ऑफ कंप्रेशन। तो एक पॉइंट जो मैंने बताया था वो बहुत ही नियर रहता है, कहाँ पे कंप्रेशन वहाँ पे लगभग एंड होने वाला रहता है। द टेम्परेचर ऑफ कन्वर्जन चेम्बर इज इक्वल टू द स्लाइट इक्वल और स्लाइटली एबव द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो उस वक्त जो कन्वर्जन चेम्बर का जो टेम्परेचर रहता है वो या तो इक्वल रहेगा, स्लाइटली एबव रहेगा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर उस वक्त ज़्यादा ही रहता है। तो वहाँ से हमारा इग्निशन शुरू हो जाता है। दिखाया अभी क्योंकि उसके बाद एक के बाद क्या होता है, इग्निशन हमारा शुरू हो जाता है। देखिए एक के बाद इंजेक्ट कर देने के बाद हमारा B तक पहुंचा तो हमारा यहाँ पे जलना भी शुरू हो गया, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे वहाँ तक पहुंच गया था। आगे देखते हैं, लेस एयर क्रॉस द फ्यूल स्प्रे। फ्यूल स्प्रे आप जानते ही होंगे, क्या जानते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए मैंने नहीं दिखाया कि इससे स्प्रे से, ये फ्यूल इंजेक्टर, इससे सिर्फ फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, बाकी एयर तो इसमें आता है। यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर इंजेक्ट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। ये कन्वर्जन इंजन और सेल्फ इग्निशन इंजन में डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ फ्यूल अलग से इंजेक्ट किया जाता है और एयर अलग से इंजेक्ट होगा। एयर इनलेट वाल्व से होगा इनलेट, और फ्यूल को इससे हाई प्रेशर पे हम लोग इंजेक्ट करेंगे फ्यूल इंजेक्टर से, और फिर बाद में तो एक आउटलेट वाल्व तो एग्जॉस्ट वाल्व तो लगा ही रहता है जिस पे जलने के बाद फ्यूल निकलेगा जिससे, तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो लेस एयर क्रॉस द फ्यूल स्प्रे ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि मिक्सिंग बहुत कम होता है। क्या होता है कि एयर का भाई फ्लो बहुत स्लो हो रहा है अभी, तो इससे क्या होगा कि फ्यूल का स्प्रे में को एयर बहुत कम क्रॉस करेगा दिस स्टेज में अलॉन्ग विथ फ्यूल इंजेक्शन। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन शुरू हुआ है तो बहुत कम एयर उसके साथ मिक्सिंग उसका हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ऑफ एयर फ्यूल एंड air are physically mixed with each other and that duration is called physical delay। तो क्या होता है कि भाई हम फ्यूल को तो इंजेक्ट कर रहे हैं और एयर को इनलेट वाल्व से आ रहा है, तो दोनों में मिक्सिंग होने में टाइम लगेगा। जब तक मिक्सिंग नहीं होगा जब तक जलेगा नहीं, तो कुछ समय लग जाएगा मिक्सिंग में। तो ये फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो फिजिकल प्रोसेस होने में जो समय लगता है उसी को हम फिजिकल डिले कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते रहता है कि फिजिकल डिले क्या है। तो वही फिजिकल डिले कि भाई मिक्सिंग होने में जो फ्यूल आया वहाँ से एक तरफ से एयर आ रहा है, फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल आ रहा है, इनलेट वाल्व से क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, दोनों का मिक्सिंग होने में समय लगेगा, तो उसी को हम फिजिकल डिले कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने अच्छे से बताया है कि फिजिकल डिले वगैरह क्या है, समझाने की कोशिश किया कि फिजिकल डिले क्या है। पहले तो प्रोसेस मैंने समझाया कि देखिए यहाँ से हमने एयर जो फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी प्रेशर पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जो सिलेंडर के प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा है, जो 600 बार के करीब है प्रेशर। तो अंदर क्या है, अंदर भाई बहुत ही लेस एयर फ्यूल रेशियो जो है बहुत ही कम है। तो हमने क्या किया जो, और ये देखिए कहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से इंजेक्शन जो है यहीं से बिगिन हो गया। जब ए पॉइंट पे था, अभी पूरा TDC पे पहुंचा भी नहीं है, तभी से इंजेक्शन बिगिन हो गया है। तो इसी वक्त हमने फ्यूल को इंजेक्ट करना हमने शुरू कर दिया है। तो उसके साथ ही क्या फिजिकल मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये फिजिकल मिक्सिंग में जो टाइम लगेगा वही फिजिकल डिले होगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि टेम्परेचर, सिलेंडर का टेम्परेचर भी ATM टेम्परेचर से प्रेशर भी ATM के प्रेशर से ज़्यादा होगा, वो 60 बार के करीब होगा। सिलेंडर का जो टेम्परेचर होगा सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर है डीजल का, उससे ज़्यादा के बराबर ही लगभग होगा। तो फिजिकल मिक्सिंग प्रोसेस में होता क्या क्या है, देखिए फिजिकल मिक्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एटमोजाइजेशन होता है। एटमोजाइजेशन में क्या होता है भाई, उसमें
एटोमाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे फ्यूल को हम एटोमाइज करते हैं, उसको तोड़ते हैं। आप कहोगे फ्यूल को कैसे तोड़ते हैं, और उसको स्प्रे निकालते हैं फ्यूल का, बहुत ही हाई प्रेशर पे उसको निकालते हैं ताकि वो टूट कर बिखर जाए, स्प्रे की तरह बन जाए। तो इससे क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये ऑटोमाइजेशन करते कैसे हैं, ऑटोमाइजेशन करते हैं हमने पहले ही बता चुका हूँ, ये कि बहुत ही रफ ओपनिंग दिया जाता है, और फिश से हम इसको निकाल रहे हैं उसका बहुत रफ ओपनिंग दिया जाता है ताकि वो टूट कर निकले उससे, और वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। इससे क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन होना इसका इजी हो जाएगा, और जितना उतना ही जल्दी वेपराइज हो जाए, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही बेहतर बनेगा और जल्दी बनेगा। और जितना जल्दी बनेगा तो ये उसका एयर फ्यूल रेशियो भी क्या होगा, पूरा फ्यूल मिक्सचर में सेम होगा। तो इस दौरान ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है एक समय में तो हो नहीं जाएगा, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फिजिकल मिक्सिंग। और इसमें जो टाइम लगता है उसी को कहते हैं फिजिकल डिले या फिजिकल लैग कहते हैं उसको। इसके अलावा देखिए, तो ये फिनोमेना हुआ फिजिकल डिले का। फिजिकल डिले आप देखिए क्वेश्चन पूछता रहता है, उसको बनाने के लिए, दिखाने के लिए आपको कॉलेज के एग्जाम में पूछता रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है कि इस पे क्वेश्चन घुमा कर सभी लोग पूछते रहते हैं। बाकी भाई ये तो फेवरेट टॉपिक है फिजिकल डिले और केमिकल डिले। बाकी आपको कॉलेज के एग्जाम में भी आएंगे लिखने के लिए, तो आपको फोटो वगैरह बना के आपको समझाना है। उसके बाद एक समस्या आता है केमिकल डिले का। केमिकल डिले क्या है, देखिए ये मैंने समझाया है कि अब ये कंप्रेस हो गया है, फिजिकल मिक्सिंग हो गया है, तो उसके बाद क्या हो रहा है भाई, ये फर्स्ट स्टेज में जो TAB का टाइम लग रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जन में, उसमें क्या, उसी को कहते हैं इग्निशन डिले। और इग्निशन डिले में कौन सा होता है, ये तो मैंने बता रखा दोनों को कंबाइन करके, कि इसमें इग्निशन डिले में क्या होता है, फिजिकल डिले भी होता है और ये केमिकल डिले भी होता है। और दोनों डिले को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेगेटरी फेज इसको कहते हैं हम लोग। तो इग्निशन यहीं पे इग्निशन बिगिन हो जाता है, कंप्रेस होगा। तो केमिकल डिले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये तो केमिकल डिले होने के बाद मैंने कंबाइन करके बताया कि दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं केमिकल डिले होता क्या है। केमिकल डिले क्या होता है, देखिए फ्यूल आपने ले लिया, ये फ्यूल का टेम्परेचर जो है वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे ही है, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे है, पर इसको जलने के लिए अभी भी टेम्परेचर उससे ज़्यादा होना चाहिए। चलिए देखते हैं, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हमने ले लिया है इसको, और हमको चाहिए कि भाई एयर फ्यूल मिक्सचर का भाई टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँचे तब वो जलेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने टेम्परेचर पे ले लिया, तो इसमें यहाँ से केमिकल एक्शन होना शुरू हो गया। केमिकल एक्शन में क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लाल हो जाएगा, और इसको केमिकल एक्शन होगा और कंप्रेस करेंगे तो और क्या होगा, उसका और टेम्परेचर बढ़ेगा और लाल से वो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू होकर वो बेचारा और केमिकल एक्शन होगा तो वो जल भून जाएगा। तो जल गया, वो जल का हीट लिबरेट कर दिया, इग्नाइट हो गया, इग्निशन इसी को कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होने में जो समय लगा इसी को कहते हैं केमिकल एक्शन हो रहा है, और इसमें जो समय लग रहा है उसी को कहते हैं केमिकल डिले हो रहा है या केमिकल लैग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्पार्क इग्निशन इंजन पढ़ा था, उसमें हमने सिर्फ हमने जो ID देखा था, इग्निशन डिले जो देखा था वो सिर्फ हुआ था केमिकल डिले। जो हमने इग्निशन डिले देखा था उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस आया था केमिकल डिले, पर यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग भी हो रहा है फ्यूल को। वहाँ पर मिक्सिंग करने वाला झमेला नहीं था, वो मिक्स हम लोग करके ही अंदर डाल रहे थे। यहाँ पे एयर अलग डाला जा रहा है, फ्यूल अलग डाला जा रहा है, तो वहाँ पे मिक्सिंग होगा। तो मिक्सिंग होने में कोई समय लगेगा, तो इसी को हम फिजिकल डिले कहते हैं। ऑटोमाइज होने में होगा, पहले क्या होगा उसमें, पहले देखिए ऑटोमाइज होगा, वेपराइज होगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा एयर फ्यूल मिक्सचर का। तो इससे में कुछ समय लगेगा, तो इसी को फिजिकल डिले कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों डिले को मिलाकर हम लोग इग्निशन डिले कहते हैं। यहाँ पे दो प्रकार का डिले हो रहा है, तो इग्नाइट होने में उसको दो प्रकार का डिले का फेस करना पड़ेगा। इसको मैंने बताया भी यहाँ पे कि दोनों को मिला के हम लोग इग्निशन डिले कहलाता है। यहाँ पे दो प्रकार का डिले होता है, और इसको हम प्रोपेगेटरी फेज भी कहते हैं। और फिर मैंने इसको लिखा भी है इसको समझाने के लिए कि आफ्टर क्रॉसिंग द फ्यूल स्प्रे हीट फ्लो फ्रॉम एयर टू फ्यूल and chemical action begin for the
fuel, and as the temperature of fuel reaches to its self ignition temperature, it start ignite. ये जलना शुरू कर देता है। जब उसका टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो जलना शुरू कर देता है। और ये कब हो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गया तो यानी कि आपका केमिकल फेज का अंत हो गया। और ये जो इसमें जो समय लगा वही उसी को कहते हैं हम लोग केमिकल डिले। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया था कि आप एग्जाम में से लिख सकें याद कर कर। आगे भी है, आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं। चलिए देख लेते हैं, जो बच जाएगा उसे हम लोग नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ कंवर्जन में क्या होता है। सेकेंड स्टेज में आप देख लीजिए सेकेंड स्टेज होता कहाँ पे। फर्स्ट स्टेज तो ये से बी के बीच हुआ, सेकेंड स्टेज ये वाला स्टेज है। तो इसमें क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंवर्जन हो जाता है। यहाँ पे एक तो उसमें तो भाई डिले हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत जल्दी कंवर्जन हो गया। तो एक और दिक्कत, एक स्टेज में धीमे धीमे हो रहा है, एक में बहुत तेजी से हो गया। इसमें क्या दिक्कत आता है, आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंवर्जन द फ्यूल ऑफ कंवर्जन चैम्बर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज इज मच एबव द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जो हमारा कंवर्जन हुआ, तो फर्स्ट स्टेज जब कंवर्जन शुरू हुआ तो उस वक्त तो टेम्परेचर कंवर्जन चैम्बर का कम था, पर सेकेंड स्टेज जब शुरू हुआ तो भाई फर्स्ट स्टेज में कंवर्जन कुछ हुआ, उसके कारण सेकेंड स्टेज का टेम्परेचर बढ़ गया। तो सेकेंड स्टेज का टेम्परेचर जो जिस पर सेकेंड स्टेज शुरू होता है उस वक्त क्या होता है, सिलेंडर का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक, सिलेंडर का टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर पहुंच चुका होता है। तो इससे क्या दिक्कत आएगा, इससे दिक्कत आएगा ड्यू टू एवं रीजन केमिकल जो लैग होता है या डिले जो है विल बी शॉर्टर। अब केमिकल डिले वही तो है, केमिकल डिले होता क्या है कि भाई उसका जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर एयर फ्यूल मिक्सचर बना या फिर वहाँ से फ्यूल आया, उसका टेम्परेचर हम लोग पहुँचाना है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे। तो उसके दौरान जो समय लगता है उसी को तो केमिकल डिले कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई वो पहले से ही टेम्परेचर चैम्बर का जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई है, तो उससे क्या होगा भाई कि हमको टेम्परेचर उसका बढ़ाने में, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचाने में हमें समय कम लगेगा, तो हमें केमिकल डिले कम जाएगा। इससे क्या होगा, केमिकल डिले कम गया, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जल्दी पहुँच गया तो भाई जल्दी जल जाएगा। तो एज द एयर क्रॉसिंग द फ्यूल विल बी लार्ज इट मीन्स द मास ऑफ फ्यूल। एक और चीज होता है, केमिकल डिले तो कम ही गया, ऊपर से ये भी हो रहा है कि एयर क्रॉसिंग द फ्यूल विल बी लार्ज। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा एयर फ्यूल को क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स मास ऑफ फ्यूल विल बी ऑल्सो बी लार्ज। तो मास ऑफ फ्यूल भी बढ़ गया, फ्यूल का मास भी बढ़ गया, बहुत ज्यादा फ्यूल आने लगा। तो इससे दो प्रकार के केमिकल डिले भी घट गया, मास फ्यूल का बढ़ जाएगा तो भाई एयर तो फ्यूल का मास ही बढ़ गया, तो फिर फिजिकल डिले मिलने में भी आसानी होगा, फिजिकल डिले भी कम गया। तो एयर फ्यूल मिक्सचर का जो सेकेंड स्टेज में वेरी लार्ज एयर फ्यूल मिक्सचर का सेकेंड स्टेज में बहुत बढ़ जाता है, तो सेकेंड स्टेज में फिजिकल डिले भी कम जाता है। दोनों कम जाने के कारण हम लोग दोनों शॉर्ट हो जाने के कारण क्या हो जाता है, जो इग्निशन डिले है वो भी कम जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग अगले लेसन में देखेंगे कि और भी क्या क्या फिनोमेना हो जाता है दोनों के कम जाने से। ओके, इसमें इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे कन्वर्जन इन CI इंजन में देख रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ बच गया था, वह सेकेंड स्टेज ऑफ कंवर्जन हम लोग देख चुके थे कि इसमें रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंवर्जन होता है, ये कैसे होता है इसको समझ रहे थे हम लोग कि इसमें क्या क्या हो जाता है। भाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सेकेंड स्टेज में कंवर्जन हो जाने के कारण क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में कंवर्जन हो चुका है तो सेकेंड स्टेज में टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँच जाएगा। तो इससे क्या होगा, केमिकल डिले हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। उससे क्या, और सेकेंड में क्या हो जाएगा भाई कि इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आएगा और मास ऑफ फ्यूल काफ़ी ज़्यादा इंटर करेगा, ज़्यादा क्रॉसिंग होना, क्योंकि उस वक्त वो उतना रैंडमली एक ग्रेजुअली खुलता है, एक सडनली तो खुलता नहीं है वॉल्व। तो क्या होता है कि वॉल्व धीरे धीरे खुलता है, तो उस वक्त पूरा वॉल्व खुल चुका होगा और पूरे अच्छे से फ्यूल भी का भी इनपुट अच्छे से हो रहा होगा और एयर भी पूरी तरह से फिल हो चुका होगा। तो उस वक्त आपको एयर फ्यूल मिक्सचर भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसके बाद मैंने दिखाया कि भाई क्या क्या होता है। तो ये हमने देखा, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस होता है,
कि क्या क्या इसमें हो रहा है। देखिए सेकेंड स्टेज में क्या हो रही भाई, यहाँ तो बी तक पोजीशन में पहुंच चुका है वो, यहाँ पे कंप्रेशन चल रहा है और इग्निशन भी चल रहा है और इंजेक्ट भी हम लोग फ्यूल को उसी वक्त कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त टेम्परेचर आपका सिलेंडर का क्या है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो डीजल का उससे ज़्यादा हो गया है। तो फ्यूल का भाई केमिकल डिले, मैंने फिर से केमिकल एक्शन केमिकल डिले बताने की कोशिश किया है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको बताता रहा हूँ। वो अलग बात है कि आप बार बार भूल ही जाएंगे। तो क्या है केमिकल एक्शन, क्या है कि फ्यूल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर में फ्यूल को हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हो जाना चाहिए। उसी वक्त उसमें इग्नाइट होगा, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसी को केमिकल डिले कहते हैं। इस टाइम को केमिकल डिले कहते हैं और ये प्रोसेस जो होता है उसको केमिकल एक्शन कहते हैं। तो सेकंड में ये रैपिड स्टेज होता है। क्यों होता है रैपिड स्टेज, क्योंकि इसमें केमिकल डिले घट गया, केमिकल डिले जैसे झमेला घट गया तो इसमें टेम्परेचर पहले से ही बढ़ गया, फ्यूल के एटीएम का अंदर सिलेंडर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे पहुँचने में उसको समय कम लगेगा। तो रैपिड स्टेज होता है। इसे फिजिकल मिक्सिंग भी मोर होता है, तो फिजिकल डिले भी कम गया, ये फास्ट हो रहा है, फिजिकल डिले भी कम गया और केमिकल डिले भी कम गया। ये केमिकल डिले क्यों कर रहा है भाई, फिजिकल डिले क्यों कम गया, क्योंकि फास्ट हो रहा है ये सब सारा प्रोसेस। जैसे ये क्यों कम गया, क्योंकि भाई सिलेंडर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का उससे काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर का टेम्परेचर, तो ये केमिकल डिले भी घट गया। तो इग्निशन डिले पूरा घट गया है। इग्निशन डिले घट जाने के कारण क्या होगा, ये देखिए इग्निशन डिले घट जाने के कारण क्या होगा, मैंने पूरा लिखा है। ये देखिए क्या होगा, कितने सारे परेशानी आने वाली है। देखिए इन ड्यू टू सम रीजन, जो मैंने आप ऊपर बताया, इफ द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इज लेस, अगर कम हो तो किसी कारण से, बिकॉज ऑफ मोर केमिकल डिले इन फर्स्ट स्टेज, अगर फर्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा केमिकल डिले हो जाए तो उसके कारण टेम्परेचर फर्स्ट स्टेज में कम होगा। देन देयर इज ए चांस दैट दे गेट कंट्रोल कलेक्टेड विथ सॉरी, इससे क्या होगा, there is a chance that they get corrected with second stage air fuel mixture। तो क्या हो जाएगा भाई कि अगर फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, अगर टेम्परेचर नहीं उतना बढ़ पाया किसी रीजन से तो क्या होगा कि भाई कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर जल ही नहीं पाएगा अच्छे से, उसका टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच गया पाया भाई, कोई भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई, कि शुरू में तो टेम्परेचर उतना नहीं है तो भाई उसको कंप्रेस नहीं हो उस रेंज में हो पाया, तो कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर उस स्टेज में नहीं जल पाएगा, तो वो सारा एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होगा, सेकेंड स्टेज में आगे कलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में भाई उतना टेम्परेचर ही नहीं हो पाया है, तो कुछ जल पाएगा फ्यूल और कुछ नहीं जल पाएगा। लेकिन सेकंड स्टेज में तो टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो उस वक्त अगर जो फर्स्ट स्टेज में फ्यूल बच गया वो भी फ्यूल उसमें आगे कलेक्ट हो जाएगा। अब एक तो फ्यूल कलेक्ट हो गया एक्स्ट्रा, और उसी कारण ये फिजिकल डिले कमा क्यों है, उसी कारण क्योंकि उसमें मास और फ्यूल काफ़ी बढ़ गया है, तो इसी कारण फिजिकल डिले कम गया। क्योंकि पिछला स्टेज वाला जो फ्यूल था इंजेक्ट तो शुरू उसी में हो गया था फर्स्ट स्टेज में, तो वो भी फ्यूल कलेक्ट होकर सेकेंड स्टेज में चला गया, तो फिजिकल डिले उससे कम गया है। तो इससे क्या परेशानी क्या आने वाला है, फिजिकल डिले भी कम गया, केमिकल डिले भी कम गया, तो परेशानी क्या आने वाला है, ड्यू टू एवर रीजन इफ कंबर्जन फॉर ऑल एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर ऑल क्यों लिखा मैंने, ऑल क्या है कि फर्स्ट स्टेज वाला भी और सेकेंड स्टेज वाला भी, फर्स्ट स्टेज में भी कुछ बच गया था और सेकेंड स्टेज में तो आया ही, विल टेक प्लेस एट सेम टाइम, अब दोनों एक ही समय पे चलेगा। इट रिलीज अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय बहुत ज़्यादा वो एनर्जी लिबरेट कर देगा, क्योंकि इतने सारे फ्यूल एक ही साथ जल रहे हैं, उसको लाइन से जलते जाना चाहिए था, पर फर्स्ट स्टेज में तो वो जला नहीं, सेकेंड स्टेज में वो भी सेकेंड स्टेज वाला फ्यूल के साथ मिलके जल गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक ही साथ हमें लिबरेट हो गया। एंड पिस्टन इज अनेबल टू हैंडल दिस एनर्जी, अब इस एनर्जी एकाएक कितना एनर्जी दे दोगे तो वो कैसे हैंडल कर पाएगा बेचारा, तो वो नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा इससे क्या होगा, वो वाइब्रेशन क्रिएट होगा और वो टक्कर मारेगा पिस्टन और सिलेंडर में कोलिजन होगा, जिससे भाई हाई डिग्री का वो स्ट्रेस फैटिग स्टेज जनरेट होगा, अब इसके कारण उसका लाइफ कम जाएगा। और यही प्रोसेस को तो मैंने बताया था कि डिटोनेशन है, पहले ही बता रखा मैं डिटोनेशन क्या है, तो वहाँ पे डिटोनेशन टेक प्लेस होगा, यही है डिटोनेशन। क्या अनकंट्रोल जो कंबर्जन हो रहा है, एक ही साथ ढेर सारा फ्यूल एक ही साथ जल जा रहा है एक स्टेज में, तो इसी का अनकंट्रोलेबल कंबर्जन के कारण ही डिटोनेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इसके अलावा ये मैंने बताया कि देखिए एक ही साथ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गया,
तो इस हीट के कारण हमको करना क्या पड़ेगा भाई, इस हीट को ऐसे तो भाई परेशानियाँ तो आने ही वाली है। देखिए यहाँ पे कोलिजन हो रहा है भाई, इतना हीट एक साथ आएगा तो डोल जाएगा बेचारा, तो इसमें टकरा जाएगा। तो एक तो समस्या ये है, जो पिघनिंग वगैरह आएगा, आवाज़ बचाएगा, मेटेलिक साउंड वगैरह आएगा, नॉकिंग वगैरह आएगा। तो नॉकिंग वगैरह पिघनिंग वगैरह तो यहाँ भी होता है, डेटोनेशन भाई यहीं खड़ी होता है डेटोनेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका इस एक ही बार में इतना एनर्जी आ गया, तो भाई परेशानियाँ तो देगा। फिर हम थोड़ा बहुत ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि भाई फ्लाईव्हील का मास बढ़ा दें। फ्लाईव्हील करता है क्या है, वो एनर्जी तो ऑब्जर्व करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया है तो क्या करें, हमको फ्लाईव्हील अगर बड़ा सा लगा दें तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा और अगले साइकिल में उसको डिलीवर कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लाईव्हील को हैवी फ्लाईव्हील हमको यूज करना पड़ेगा, जिससे इनर्शिया वगैरह बढ़ जाएगा भाई, मास बढ़ जाएगा तो नॉइज वगैरह हो जाएगा ना भाई, मास ही बढ़ गया, इनर्शिया बढ़ गया, उसको ढोना पड़ेगा। तो ये समस्या आपकी आएगी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अब देखिए मैंने दिखाया है कि हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, ये मैंने सारे प्रोसेस दिखाया कि भाई यहीं पे जब अब नॉर्मल कंबर्जन हो गया, जब भाई अंदर का प्रेशर इंजेक्ट प्रेशर जो है सिलेंडर का प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा है, तो जो एयर का टेम्परेचर है उससे सिलेंडर का टेम्परेचर जो उस वक्त बना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से। इसके कारण भाई अब नॉर्मल कंबर्जन होगा तो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगा, जिसके कारण ये वाइब्रेट होगा, ये टक्कर मारेगा सिलेंडर में। इसके कारण क्या होगा, सीआई इंजन में डिटोनेशन होगा, नॉकिंग होगा, पिघनिंग होगा। और इसे ये सब क्यों हो रहा है भाई, ये सब क्यों हो रहा है, हाई एनर्जी जो शॉकिंग वेव है उसके कारण हो रहा है। इसके कारण क्या हो जाएगा भाई, इसके कारण ब्रेक पावर क्या होगा, कम जाएगा और वाइब्रेशन और नॉइजेज बढ़ जाएगा, लाइफ इसका कम जाएगा। बाकी ये वाला तो मैं बता ही चुका हूँ कि इनर्शिया, अभी जस्ट मैंने बताया कि इनर्शिया भाई हमको फ्लाईव्हील बड़ा सा फ्लाईव्हील यूज करना पड़ेगा और इसके कारण उसका इनर्शिया हमारा वेट वगैरह बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैंने फिर से और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है, फिर एक बार बताने की कोशिश की है भाई, केमिकल डिले वगैरह क्या होता है, फिजिकल डिले क्या होता है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो इसको और भी बेहतर से समझ लें कि फिजिकल डिले और केमिकल डिले को हम लोग, देखिए मैंने फिजिकल डिले को एक साइड बनाया है और एक साइड को इसे फिजिकल डिले बनाया, इधर केमिकल डिले बनाया। हो क्या रहा है, देखिए फ्यूल इसमें से आया, एक तरफ फ्यूल है एक तरफ एयर है, दोनों में मिक्सिंग होना है तो मोर एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग चाहते हैं कि भाई ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो, क्योंकि हम चाहते हैं फिजिकल डिले को घटाएं। फिजिकल डिले को क्यों घटाना चाहते हैं भाई, फिजिकल डिले जितना कमेगा उतना ही क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में ही कंबर्जन हो जाएगा। तो भाई ये डिटोनेशन की समस्या ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिटोनेशन हो क्यों रहा है कि फर्स्ट स्टेज में कंबर्जन नहीं हो रहा है, तो वो सारा फ्यूल कलेक्ट होकर सेकेंड स्टेज में चला जा रहा है और सेकेंड स्टेज में टेम्परेचर ऐसे ही ज़्यादा है, तो वो उसके कारण उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी सेकेंड स्टेज में लिबरेट हो जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वह फर्स्ट स्टेज में ही थोड़ा कंबर्जन हो जाए। तो हम लोग क्या चाहेंगे भाई कि ऑटोमाइजेशन क्या हो जाए, ऑटोमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा। ऑटोमाइजेशन कब ज़्यादा होगा, फास्टर हो, तेज़ी से हो। तो अगर ये हो गया तो हम कैसे करेंगे, जो आगे देखेंगे कि अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, हम ये फास्टर हो जाएगा तो क्या वेपराइजेशन उसका फास्टर हो जाएगा, वेपराइजेशन फास्टर हो जाएगा यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना आसान हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के फिजिकल डिले ही कम जाएगा, जल्दी सारा प्रोसेस हो जाएगा। सिर्फ ऑटोमाइजेशन अगर आपने बढ़ा दिया या आपने ऑटोमाइजेशन अच्छे से किया, ऑटोमाइजेशन मतलब बहुत ही छोटे बारीक टुकड़े में उसको तोड़ना है, फिर उसको स्प्रे की तरह में पूरा फैलाना है, तो उससे भाई केमिकल डिले घट जाएगा। यानी केमिकल डिले घटाने के लिए हमको अच्छा ऑरिफिस यूज करना पड़ेगा, अच्छा मतलब बहुत ही रफ ऑरिफिस यूज करना पड़ेगा। मतलब अच्छा कह देने से आपको लगता होगा कि मतलब एकदम चिकना होना चाहिए एकदम से, लेकिन यहाँ पे हमको रफ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमाइज करना है, उसको हमको तोड़ना है तो हाई प्रेशर पे हमें करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रखना है, सिलेंडर के प्रेशर से जो इंजेक्शन प्रेशर है फ्यूल का वो काफ़ी हाई रखना है। तो इससे एक और करना है कि भाई हमको टेम्परेचर भी सिलेंडर का काफ़ी हाई रखना है। टेम्परेचर सिलेंडर का हाई रहने से क्या होगा भाई, वेपराइजेशन होगा, जितना टेम्परेचर सिलेंडर का ज़्यादा रहेगा उतना वेपराइजेशन होगा, उतना जल्दी होगा, तो फिजिकल डिले कम जाएगा। केमिकल डिले देखिए, केमिकल डिले में क्या हो रहा है भाई, केमिकल डिले है क्या भाई, आपको जो एटीएम टेम्परेचर पे आपको फ्यूल मिला है, उस फ्यूल को आपको इग्नाइट करके इग्निशन टेम्परेचर पर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर आपको पहुँचाना है, तो कंप्रेस होगा, उसके दौरान वो पहुँचेगा, तो इस दौरान आपको टाइम लगेगा, कंप्रेस होकर पहुँचेगा और टेम्परेचर उससे एनर्जी लेकर पहुँचेगा, तो उसका फ्यूल को अपना एनर्जी बढ़ाने में, अपना टेम्परेचर बढ़ाने में कुछ समय लगेगा, तो वो समय को उसमें केमिकल प्रोसेस
प्रोसेस हो रहा है, अंदर वाइब्रेशन वगैरह मॉलिक्यूल्स हो रहा है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो केमिकल प्रोसेस है। तो ये केमिकल प्रोसेस को हम लोग केमिकल डिले कहते हैं, जो टाइम लगा उसको। तो ये जो एटमॉस्फेरिक जो एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आया है, उसको सिर्फ इस टेम्परेचर पहुँचाने को ही हम लोग केमिकल एक्शन कहते हैं। तो भाई इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? कम कैसे करेंगे कि आप क्या कर दीजिए, जो टेम्परेचर एयर का है उसी को आप बढ़ा के सिर्फ इस टेम्परेचर पर ला दीजिए, यानी कि आप एयर जो इनलेट दे रहे हैं उसी का टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए, उसको हाई टेम्परेचर पे इनपुट कीजिए। तो भाई ये हम लोग देख चुके हैं, हम लोग नॉकिंग में हमने क्या देखा था कि आप एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर कम से कम रखिए, नहीं तो नॉकिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि हॉट स्पॉट जनरेट हो जाएगा अंदर। तो यहाँ उसके जस्ट उल्टा है, यहाँ पे हमको चाहिए भाई हाई टेम्परेचर। नॉकिंग नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे डिटोनेशन नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब टेम्परेचर फ्यूल का हाई होगा, वहाँ पे कम चाहिए था, क्योंकि वहाँ अगर ज़्यादा होगा तो नॉकिंग हो जाएगा। तो दोनों फिनोमेना अलग अलग जगह पे हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बस मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार ये फिजिकल डिले को बताया है, तो क्या मैं बार बार इन चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने एग्जाम कॉपी पर अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा इस तरह से, तो आपको काफ़ी मार्क्स मिलेंगे। मैंने सिर्फ वही चीज़ों को लिखता हूँ जो भाई मतलब साफ साफ दिखे, और मतलब जो काम का हो, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, अननेसेसरी चीज़ें मैं नहीं लिखता, सारे पॉइंट बाई पॉइंट मैं मेंशन करता हूँ। देखिए क्या है, फिजिकल मिक्सिंग करना है हमको एयर फ्यूल मिक्सचर का, एयर फ्यूल मिक्सचर अगर हमको बनाना है तो फिजिकल मिक्सिंग होगा उसमें एयर का और फ्यूल का। यही मिक्सिंग में जो हमको टाइम लगता है वो फिजिकल डिले कहलाता है। तो हमको फिजिकल डिले कम करना है। फिजिकल डिले कम कैसे होगा भाई? तो एटमॉइजेशन हमको करना है, उसको करना है, उसी को कम करना है, वेपराइजेशन को कम करना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो टाइम लग रहा है उसको कम करना है। ऑटोमाइजेशन को हमको कम करना है, बेहतर करना है। हमको कैसे कर सकते हैं कि हम रफ ओपनिंग कर दें, और फिश को का हम रफ ओपनिंग कर दें, और इंजेक्ट प्रेशर को हम लोग बढ़ा दें। जब फ्यूल को हम जिस प्रेशर पे इंजेक्ट कर रहे हैं उसको सिलेंडर का प्रेशर से हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें, तो इससे क्या हो जाएगा, बेटर ऑटोमाइजेशन होगा। इतना जो बेहतर ऑटोमाइजेशन हो गया, एक बार ऑटोमाइजेशन हो गया तो सारा झमेला ही खत्म हो गया, तो उसका वेपराइजेशन भी उतना ही बेहतर होगा। तो वेपराइजेशन भी हमको फास्टर करना है। वेपराइजेशन क्या होता है भाई? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना है, तो उसको भी फास्ट करना है। वो फास्ट कब होगा? तो आप सिलेंडर का टेम्परेचर ही बढ़ा दें। तो उस अगर सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया या बढ़ा दिया आपने किसी भी तरह से, तो भाई आपका कैसे बढ़ाएंगे तो आगे हम लोग देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपको फास्ट वेपराइजेशन हो जाएगा, तो आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा जल्दी से, और ये फिजिकल डिले कम जाएगा। तो ये सारे मैंने प्रोसेस एक ही जगह बता दिया आपको कैसे फिजिकल डिले कमाएंगे। इसी को आप पॉइंट में, अगर कॉलेज के क्वेश्चन में आ गया तो पॉइंट में लिखें। बाकी आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो इससे क्वेश्चन भर का आता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हर एक पॉइंट जितना भी इसमें लिखा हुआ, एक पॉइंट लिखा हुआ, वो क्वेश्चन आ चुका है, और वो आएगा भी, आगे भी आता रहेगा। इसका हर एक पॉइंट कैसे कम गया, रफ ओपनिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, जिससे ऑटोमाइजेशन बढ़ जाए फास्टर, मतलब, और फिजिकल डिले कम करने के लिए हमको सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है वो, तो वो किससे हमको फिजिकल डिले घट जाएगा, या और क्या ऑटोमाइजेशन कैसे बढ़ जाएगा, कैसे बेहतर कर सकते हैं, केमिकल डिले कैसे घटेगा। तो इसमें हर जगह से क्वेश्चन वो पहले ही पूछ चुका और आगे ही पूछता रहेगा। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, कॉलेज में भी क्वेश्चन आता रहता है। रेमेडीज क्या है उसके, केमिकल डिले घटाने का रेमेडीज क्या है, क्या फिजिकल डिले घटाने बढ़ाने का क्या रेमेडीज है, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएगा कौन, सब घटाएगा ही उसको। तो उसके लिए हम सारे क्वेश्चन पूछेंगे वो, तो वो आपको डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में तो सारा मेंशन कर ही दिया, आप उसको सेंटेंस में आप लाइन बाय लाइन लिख दें। ओके, इसमें इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस लेसन में हम लोग दिखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन हैं जो डिटोनेशन को इफेक्ट करते हैं, किसके बढ़ाने घटाने से हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या हमें जान लेते हैं कि किसके बढ़ाने से बढ़ जाता है और किसके घटाने से घट जाता है। तो सीआई इंजन में हम लोग देखेंगे कि डिटोनेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या उस पर अलग अलग फैक्टर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें सबसे पहला है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या है भाई? कंप्रेशन रेशियो आप तो जानते ही हो कि 12 से 22 के बीच रखना है, पर इससे होता है क्या, जैसे हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं वैसे से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ज़्यादा कंप्रेस करोगे भाई, एक ही जगह पे भाई बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रख दोगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या? तो हमको एक ही जगह पे ठूस दिया जाए कि घर में सबको डाल दिया जाए और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाए, तो क्या तुम्हारा टेम्परेचर नहीं, तुम गुस्सा नहीं हो जाओगे, लाल पीला नहीं हो जाओगे? उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया यानी कि सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया। सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि आपका केमिकल डिले घट गया, क्योंकि भाई टेम्परेचर ही बढ़ गया। यही तो करना, केमिकल डिले होता है क्या है, यही तो होता है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, केमिकल डिले घट गया।
तो आपका क्या होगा, नॉकिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण। तो देखिए एक फर्क तो ये पड़ रहा है यहाँ पे, कंप्रेसर रेशियो बढ़ा देने से क्या हो जा रहा है, सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और नॉकिंग कम जा रहा है। दूसरा फायदा भी है कंप्रेसर रेशियो बढ़ाने का कि भाई इफिशियंसी भी, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी भी बढ़ जा रहा है। देखो ये तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, तो फॉर्मूला ही जानते हो आप, और यहाँ पे इफिशियंसी भी बढ़ रहा है। इफिशियंसी यहाँ पर डबल फायदे हैं कंप्रेशन रेशियो के। इसलिए भर के डीजल इंजन में जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है उसमें हम लोग भर के क्या करते हैं, कंप्रेशन रेशियो रखते हैं, सबसे मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो रखते हैं हम उसमें। 12 से 22 के बीच हम कंप्रेशन रेशियो रखते हैं। किसमें, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो डीजल इंजन की बात कर रहे हैं जिसमें। अब ओमेगा का देखते हैं, ओमेगा बढ़ा देने से क्या होगा भाई। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भाई इससे पहले हम लोग देख चुके थे फैक्टर अफेक्टिंग द नॉकिंग इन एसआई इंजन में देख रखा था हमने। एसआई इंजन में क्या होता था कि हम कंप्रेसर बढ़ा देते थे तो क्या होता था, उसमें भी टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पर नॉकिंग बढ़ जाता था, क्योंकि वहाँ हॉट स्पॉट जनरेट हो जाता था, वहाँ से इंचार्ज जल जाता था और एक नया फ्लेम बना लेता था, और वो फ्लेम जाके वो जो एक फ्लेम आ रहा उसे टक्कर करता था, जिससे काफ़ी शॉकिंग वेव जनरेट होता था, वही नॉकिंग था। तो वहाँ पे क्या होता था, टेम्परेचर अगर सिलेंडर का बढ़ेगा वहाँ पे क्या, किस इंजन में, ऐसा इंजन में अगर वहाँ पे बढ़ेगा क्या होगा, वहाँ पे नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी और यहाँ पे घट जाएगी। यानी कि यहाँ पर कारण ही दोनों का अलग अलग है। तो वहाँ पे जितने भी रीजन है, मतलब अगर एक आपने याद कर लिया कि वहाँ पे आर का क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे फर्क पड़ेगा सीआई इंजन में। यानी कि आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक भी याद है तो दूसरा को आप उसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि एसआई इंजन में जो इफेक्ट है उसका अपोजिट इफेक्ट उसका सीआई इंजन में होगा। जैसे कि आपने आर का आपको याद ही होगा कि नॉकिंग वहाँ बढ़ता था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पर नॉकिंग बढ़ेगा, यहाँ पे नॉकिंग घट जाएगा। ओमेगा कब जानते थे, वहाँ पे नॉकिंग घटता था ओमेगा से, क्योंकि हाई ओमेगा रखते थे पेट्रोल इंजन में, हम बहुत तेज पेट्रोल इंजन चलाते थे, क्रूजिंग स्पीड पे चलाते थे, वो पता होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए रीजन सारा वही है, बट इफेक्ट अलग, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट जा रहा है, तो उसके कारण नॉकिंग बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है, ओमेगा बढ़ने जाने से टर्बुलेंसी बढ़ जाएगा, फ्यूल का टर्बुलेंसी बढ़ जाएगा, टर्बुलेंसी बढ़ने जाने से क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा, तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो जा रहा है तो भाई टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है, हीट रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सिलेंडर का टेम्परेचर ही क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। यानी कि केमिकल डिले आपका बढ़ गया, यानी कि नॉकिंग आपका बढ़ गया। तो यहाँ देखिए वहाँ पर दूसरा असर था, यहाँ पे बस जस्ट उसका अपोजिट हुआ है, तो सारा उसका जस्ट अपोजिट है। तो आपको अगर एक का भी याद है तो दूसरा का आपको बस इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट उसका पुट कर दो। आपका लोड का क्या होगा, देखिए लोड जैसे आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको हीट एडिशन करना पड़ेगा। बिना हीट एडिशन किए आप लोड तो बढ़ा नहीं सकते, तो जितना आपको हीट एडिशन उतना ही करना पड़ेगा। यानी कि आपको फ्यूल उतना ही ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। फ्यूल आपने सप्लाई किया, हीट एडिशन बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा ऐड कर रहे हो तो सिलेंडर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। सिलेंडर का टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो केमिकल डिले घट जाएगा। सिलेंडर का टेम्परेचर ही तो बढ़ गया, केमिकल डिले, भाई डिले, केमिकल डिले तो मैं बता ही चुका क्या है, केमिकल डिले ही है भाई, उसका टेम्परेचर या तो बढ़ाना है भाई। जितना जल्दी वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से जितना जल्दी वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंचे वही तो केमिकल डिले, उसी के बीच का टाइमिंग तो केमिकल डिले है। तो टेम्परेचर बढ़ गया सिलेंडर का तो भाई क्या हो गया, केमिकल डिले घट गया, तो केमिकल डिले घट गया यानी कि नॉकिंग घट गया। तो यहाँ पे देखो हीट एडिशन, देखिए वहाँ पे हीट एडिशन में क्या दिक्कत हो रहा था, वहाँ पे लोड बढ़ने से क्या हो रहा था, नॉकिंग बढ़ जा रहा था, तो वहाँ पे हीट एडिशन इफेक्टिव नहीं था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट अगर ऐड कर दोगे वहाँ पे तो नॉकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसमें, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, स्पार्क इग्निशन इंजन की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत हीट एडिशन भाई है जो इफेक्टिव है, जितना ज़्यादा हीट एडिशन करोगे उतना फायदा करेगा, उतना ज़्यादा आप लोड ढो के ले जाइए। तो ये देखिए ब्रेक पावर मैंने लिखा, पी का डी लिखा गया, तो ब्रेक पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा। देखिए मैंने दिखाया भी है कि डीजल इंजन में, डीजल इंजन के बारे में मैंने बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे स्पीड आपको डीजल इंजन अगर आप यूज कर रहे हैं, आप अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन यूज कर रहे हैं तो आपको स्पीड कम रखना पड़ता है, और आपको वही हैवी लोड हो के ले जाओ, ट्रक वगैरह आप जो देखते ही होगे माल ढोने के काम आता है, तो उसमें भाई
भाई धीरे धीरे चलता है और उसका टॉर्क ओमेगा तो कम होता है पर टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, वो काफ़ी वेट हो सकता है। तो यहाँ पे उसका रीजन भी समझ में आ गया। मैंने बार बार कहता रहा था डीजल इंजन जो होते हैं लो स्पीड होता है, टॉर्क उसका ज़्यादा होता है, वो लोड होने के काम आता है। तो क्यों आता है यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि ओमेगा उसका बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बढ़ेगा तो नॉकिंग बढ़ जाएगा और लोड बढ़ाने से भाई फायदा ही फायदा है, नॉकिंग कम रहा है। जितना ज़्यादा लोड बढ़ाओ, जितना ज़्यादा फ्यूल ऐड करो, उतना ज़्यादा फ्यूल आपको लॉसेस होगा नहीं। जितना फ्यूल ऐड करोगे वहाँ फ्यूल ऐड करने पर आपको लॉस हो जाता था, आप नॉकिंग बढ़ जाता था, आपका एफिशिएंसी वो घटा देता था। यहाँ पे तो भाई जितना ऐड करोगे उतना ही आपको ब्रेक पावर मिलेगा, ब्रेक पावर उतना ही मिलेगा और आपको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और है चौथा क्या है कि इनलेट टेम्परेचर किसका, फ्यूल का इनलेट टेम्परेचर यदि आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा भाई, वही तो है, बढ़ाई के आप डाल ही रहे हो तो भाई नॉकिंग कम जाएगा। बढ़ाई के हम तो चाहते ही हैं कि भाई आपको एकदम सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे डालिए, तुरंत के तुरंत वहाँ बर्निंग हो जाएगा, आपको डिले ही नहीं होगा। केमिकल डिले के कारण सारा समस्या आ रहा है। फिर एक और समस्या एक बताया कि बेटर ऑटोमाइजेशन अगर हम बेहतर करें तो क्या होगा, बेहतर ऑटोमाइजेशन करेंगे तो फिजिकल डिले कम जाएगा। ऑटोमाइज करके भेजेंगे तो उसी का तो वही समय लग रहा है कि वो मिक्सिंग वेपराइजेशन वगैरह में टाइम लग रहा है, तो फिजिकल डिले आपका कम जाएगा। फिजिकल डिले कम जाएगा यानी कि इग्निशन डिले कम जाएगा, यानी कि आपका नॉकिंग ही कम जाएगा, बट डिले के कारण ही सारी समस्या आ रही है। तो आगे क्या है इसको मैंने लिखा भी है ऑटोमाइजेशन के बारे में कि with better automation of fuel spray the physical delay will be lesser for the first stage of AFM। एयर फ्यूल मिक्सचर के फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, फिजिकल डिले ही कम जाएगा। Hence there will be very less chance that they reach the second stage। तो ये बहुत कम चांस है कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है बचे फर्स्ट स्टेज में, सारा फर्स्ट ही स्टेज में जल जाएगा और बहुत कम चांस है कि वो बचे और सेकेंड स्टेज में जाकर वो जले। तो इसका बहुत ही कम चांस है। इसके फायदा क्या होगा, इट मीन नॉकिंग विल बी लेसर, इससे क्या हो जाएगा, नॉकिंग कम जाएगा। तो मैंने दिखाया भी है कि इग्निशन डिले क्या होता है, उसमें फिजिकल डिले भी यहाँ पे आता है डीजल इंजन में और केमिकल डिले भी आता है। तो हमको क्या फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, अगर हम फिजिकल डिले को कमा दें, कैसे कमाएं भाई, सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ा दें, सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपराइजेशन जल्दी होगा तो फिजिकल डिले कम जाएगा, तो इग्निशन डिले कमेगा तो भाई आपका मजे है, आपका नॉकिंग ही कम जाएगा। और इसके अलावा भाई केमिकल डिले यदि आपने कमा दिया तो कैसे कमाएं केमिकल डिले, सिंपल है, उसमें भी आपको भाई केमिकल डिले है क्या, केमिकल डिले है टेम्परेचर जो है एयर फ्यूल मिक्सचर का जो एटीएम पे आ रहा है उसको आप पहुंचा दीजिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे, वही केमिकल एक्शन होता है और उसी के बीच में टाइम जो लग रहा है उसको केमिकल डिले कहते हैं। तो वो क्या करना है, हम सिलेंडर का टेम्परेचर यहाँ भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुँचने में फ्यूल को आसानी होगी। तो यहाँ इससे भी हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं, हम लोग केमिकल डिले घटा सकते हैं और दोनों को घटाएंगे तो भाई इग्निशन डिले घट जाएगा और भाई फर्स्ट स्टेज में कन्वर्जन हो जाएगा सारा। फर्स्ट स्टेज में कन्वर्जन हो जाएगा तो मैं बता ही चुका हूँ कि सेकेंड स्टेज में फ्यूल कम से कम पहुँचेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होने का, बहुत ज़्यादा फ्यूल जलने की समस्या से बच जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि क्या डिफरेंस बिटवीन नॉकिंग इन एसआई और सीआई इंजन। एसआई इंजन में क्या परेशानी है और सीआई इंजन में क्या परेशानी है और कब होता है नॉकिंग और क्या डिफरेंस है दोनों में, तो वो दिखता है। भाई डिफरेंस तो भाई बेसिक डिफरेंस ही है कि एक में तो अलग अलग रीजन ही है, एक में हाई टेम्परेचर के कारण नॉकिंग हो रहा है। भाई एंड क्या हो रहा है भाई, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जल रहा, फ्लेम फ्रंट बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जैसे जल रहा है ये स्पैन हो रहा है ये गैस, और एक्सपैन होगा तो जो चार्ज बच गया वो चार्ज भाई कंप्रेस होकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ जाएगा। और यदि उसको कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है जैसे कि एग्जॉस्ट वाल्व, तो वहाँ पे टेम्परेचर यदि ज़्यादा मिल गया तो उसका टेम्परेचर यदि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँच गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और फ्लेम जनरेट हो जाएगा और ये दोनों फ्लेम एक दूसरे से टकराएंगे और एक हाई एनर्जी शॉकिंग वेव जनरेट करेगा। तो ये दिक्कत हमें पैदा करेगा। तो ये फिनोमेना होगा कहाँ पे भाई, होगा कहाँ पे, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहीं पर तो होने का सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि प्रेशर ही क्रिएट ज़्यादा हो जाने के कारण तो भाई ये जो कंप्रेस हो गया, जल गया, मतलब गर्म हो गया, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर देखिए यहाँ पे ही है। तो जैसे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा उसके बाद से नॉकिंग शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा ये टीडीसी के बाद में होता है, ये नॉकिंग जो होता है टीडीसी के आफ्टर टीडीसी पे होता है। टीडीसी पे ही सबसे ज़्यादा पिस्टन जो सबसे ऊपर रहेगा सबसे ज़्यादा कंप्रेस
करके जब रखेगा उसी वक्त नॉकिंग होगा। तो ये नॉकिंग यहाँ में डिफरेंस है कि भाई कि ऐसा इंजन में कब नॉकिंग होगा, जब सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो जब किसमें कब होता है नॉकिंग, इसमें होता है वैसे फर्स्ट से सेकेंड स्टेज में भी हो जाता है नॉकिंग। फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल नहीं जल पाया वो क्या होगा, सेकेंड स्टेज में जाके सारा का सारा फ्यूल एक साथ जल गया। और ये फर्स्ट स्टेज में क्या होगा भाई, टेम्परेचर थोड़ा लो होता है क्योंकि अभी तक बर्निंग नहीं हुआ है। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में बर्निंग हो चुका होता है तो टेम्परेचर बढ़ा चुका होता है। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में उसका टेम्परेचर पहले से हाई होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, नॉकिंग हो जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल एक साथ जल जाता है, जिससे कारण बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जनरेट होता है और शॉकिंग भी जनरेट हो जाता है। तो ये जो होता है नॉकिंग जो होता है, जो सीआई इंजन में होता है वो बिफोर टीडीसी होता है। जो टीडीसी यहाँ पे है, जब सबसे ज़्यादा प्रेशर है उस पर टीडीसी से वो पहले ही हो जाता है। तो ये आपने समझ लिया होगा कि एसआई और सीआई इंजन में भाई दोनों का बेसिक रीजन ही अंतर है। उसका बेसिक एक भाई टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण एक में नॉकिंग होता है और एक में टेम्परेचर घट जाने से। तो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नॉकिंग कम जाएगा क्योंकि वो पहले स्टेज में जल जाएगा, जल भुन जाएगा। सेकेंड स्टेज में ज़्यादा फ्यूल इकट्ठा होने के कारण जो दिक्कतें आ रही है, फ्यूल कम टेम्परेचर ही चाहते हैं कि शुरू से ही टेम्परेचर बढ़ा के भेजो ताकि वो शुरू में ही जल जाए, वो बचकर यहाँ ना आए। और यहाँ आके यहाँ तो टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है, अगर यहाँ जल गया तो दिक्कत कर देगा, यहाँ पे शॉकिंग भी जनरेट करेगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर देगा। ओके, आपने बेहतर सब लोग समझ लिया होगा दोनों का। अब हम इसको खत्म करेंगे, अगले लेसन में हम लोग सुपर चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग सुपर चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जर के वगैरह के बारे में कि सुपर चार्जिंग क्या होता है और सुपर चार्जिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें हम लोग यहाँ कि सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों एक चीज़ें नहीं होती। इसमें करते क्या है या क्यों यूज होता है, देखिए सुपर चार्जर में एक्चुअली होता क्या है, ये सबसे ईएससी के लिए पहले तो जान लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिश्नर में काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है कि सुपर चार्जर क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका मतलब एक्सप्लेनेशन कीजिए, ये काफ़ी काम आता रहता है। सुपर चार्जर कुछ नहीं है, रोटरी कंप्रेसर है और कुछ नहीं है। ये करता क्या है, कंप्रेसर है तो ऑब्वियसली ये प्रेशर को इंक्रीज करता होगा, डेंसिटी को इंक्रीज करता है। किसकी डेंसिटी ये इंक्रीज करता है, ये एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि O2 की डेंसिटी को ये इंक्रीज कर देता है, O2 को ये रिच बना देता है। तो इससे क्या होता है, O2 अगर बढ़ जाएगा उसका तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाने से भाई O2 बढ़ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, थोड़े से वॉल्यूम में हम जब अधिक से अधिक एयर को हम सप्लाई दे सकते हैं। सिलेंडर का कंबशन चैम्बर तक का तो वॉल्यूम फिक्स ही होता है, तो उसमें हम अधिक से अधिक अगर O2 को हमको सप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका हम डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, उसका प्रेशर बढ़ा के हम डेंसिटी उसका बढ़ा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा O2 अगर सप्लाई कर पाएंगे तो भाई उसमें अधिक से अधिक फ्यूल का कन्वर्जन हो पाएगा, क्योंकि कुछ फ्यूल तो भी अनबर्न होकर भी निकल जाता है, जो जिससे डबल नुकसान होता है। एक तो भाई हमको जो फ्यूल दे रहा है वो बिना जले हुए निकल जा रहा है बाहर, तो एक तो वो नुकसान हुआ। दूसरा है कि पॉल्यूशन भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भाई अनबर्न हाइड्रोकार्बन कार्बन पार्टिकल निकल रहा है जो कि एक पॉल्यूशन की तरह निकलेगा बाहर, तो एक डबल नुकसान हो रहा है। और O2 अगर हम एयर नहीं देंगे तो भाई कंप्लीट कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो उससे कार्बन पार्टिकल निकलने, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलने का डर रहेगा, जो पॉल्यूशन का भी डर देता है। तो हमें डबल नुकसान है यहाँ पे, एक तो हमारा हीट भी कम मिल रहा है और दूसरा पॉल्यूशन भी ज़्यादा कर रहा है। तो अगर हम अधिक से अधिक अगर हम सुपर चार्जिंग करें, हम प्रेशर बढ़ा दें, डेंसिटी को बढ़ा दें यदि हम एयर का, तो हमें अधिक से अधिक एयर को हम वहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, जिससे वहाँ पर कंप्लीट कन्वर्जन होगा, यानी कि वहाँ पे ब्रेक पावर अधिक से अधिक मिलेगा और ये ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो है वो हमको जो हमें सप्लाई करना पड़ेगा कम हो जाएगा, हमें फ्यूल कम सप्लाई करना पड़ेगा उतना ही पावर लेने के लिए, यानी कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हमारा बढ़ जाएगा। अब दो चीज़ें हैं भाई, एक सुपर चार्जर और एक है टर्बो चार्जर। सबसे पहले तो ये जान लें कि सुपर चार्जर जो इस्तेमाल होता है वो डीजल इंजन के लिए जनरली होता है, प्रेफरेबल है। ये पेट्रोल इंजन में हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आगे हम लोग जानेंगे। स्पार्क इग्निशन इंजन में हम इसका यूज नहीं करते, कंबशन इग्निशन इंजन में ही इसका इस्तेमाल जनरली होता है। क्यों होता है इसे देखते हैं। देखिए हम पहले समझते हैं कि क्या है सुपर चार्जर और कैसे करते हैं। देखिए सुपर चार्जर और एक टर्बो चार्जर है, दो फिनोमिना है। सुपर चार्जर क्या होता है पहले इसको देखते हैं। देखिए ये हमने लगाया वही अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आईसी इंजन का। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये देखिए हमने कनेक्टिंग रॉड लगा के क्रैंक लगा के हमने शाफ्ट को नचा रहे हैं। यहाँ पे पावर डेवलप हो रहा है और यहाँ से शाफ्ट नच रहा है, शाफ्ट को हम नचा रहे हैं, यहाँ पे हमें रोटेशनल पावर मिल रहा है। उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पे
वहाँ पे हमने कपल कर दिया इसी शाफ्ट पे जहाँ पे हमें पावर मिल रहा है, उसी शाफ्ट पे हमने कंप्रेसर को हमने एक कंप्रेसर कंबाइंड कर रखा है। तो ये कंप्रेसर को कौन ना चाह रहा है, ये कंप्रेसर को वही शाफ्ट से कंबाइंड करते हैं, इस शाफ्ट से इसी का पावर जो डेवलप हो रहा है उसी से ये कंप्रेसर चल रहा है। ये कंप्रेसर में क्या करते हैं, यहाँ पे हम एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर और को हम सप्लाई कराते हैं, इनपुट कराते हैं, जो प्रेशर और टेम्परेचर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर रहता है। कंप्रेसर क्या कर देगा, उसको कंप्रेस कर देगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज कर देगा। देखिए मैंने लाल पेन से बना रखा है क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, बेचारा लाल हो गया है। उसके अब हमको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा यदि हमने उसमें मिक्स कर दिया फ्यूल को तो वो तो वहीं जल जाएगा, कहीं भी जल जाने का डर है। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से एक और चीज़ हमको समझ में आ गया कि हमको देखिए पेट्रोल इंजन में हमने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, तो मैंने वहाँ नॉकिंग बताया था कि वहाँ अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हॉट स्पॉट जनरेट हो जाएगा, एक नया फ्लेम बन जाएगा, फ्लेम दो टकराएंगे तो भाई वहाँ पे नॉकिंग कंडीशन आएगा, हाई एनर्जी शॉकवेव जनरेट होगा और नॉकिंग कंडीशंस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रीजन तो यहीं से दिख रहा है कि टेम्परेचर चूँकि वहाँ पर बढ़ गया है तो वहाँ पे हम इसका पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि भाई हमने लगा दिया इंटरकूलर कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरकूलर लगाओ और इसका टेम्परेचर कम करो। इंटरकूलर क्या है भाई, एक हीट एक्सचेंजर है जिसका में प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है और उसका टेम्परेचर वो कम ज़्यादा करने में, आपके इंटरकूलर है तो ऑब्वियसली कूल करेगा वो, तो वो टेम्परेचर को कम करने में यूज होता है। टेम्परेचर तो हमने कम कर दिया, तो अब कहोगे कि सर जो टेम्परेचर कम ही हो गया तो हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं, पेट्रोल इंजन में यूज कर लेते हैं। देखो पेट्रोल इंजन में फिर भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एयर की बात हो रही है। यहाँ पे भाई इसमें ये डीजल इंजन में तो हम एयर सप्लाई करते हैं, फ्यूल तो हम फ्यूल इंजेक्टर से भेजते हैं, पर वहाँ पे आप पेट्रोल इंजन में आपको याद होगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर को हम इनलेट वाल्व से सप्लाई करते हैं। तो भाई एयर पहले तो मिलाना कि हम मिलाएं कैसे, यहाँ पर देखो प्रेशर काफ़ी हाई है, हाई प्रेशर में है तो यहाँ पे एयर तो हाई प्रेशर में आ गया और फ्यूल आप लो प्रेशर में, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, दोनों को मिलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी लॉसेस होगा। क्यों एनर्जी लॉसेस, भाई प्रेशर एक का बहुत ज़्यादा है, एक का बहुत कम है, तो कैसे मिलाओगे आपने। अगर आपको याद होगा कि वो बल्ब वाला फिनोमेना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले वाला बात, तो CFL बल्ब यूज होता है, पहले गोल वाला जो बड़ा वाला बल्ब यूज होता था, उस बल्ब को जब आप फोड़ते हो तो काफ़ी आवाज़ करता है। आवाज़ क्यों करता है वो, क्योंकि भाई अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे फुटता है तो दोनों मिक्स होने की कोशिश करते हैं और काफ़ी एनर्जी लॉस होता है, इससे साउंड वगैरह क्रिएट होता है। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे एक जगह प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, फ्यूल का प्रेशर अगर कम होगा तो क्या होगा, वो मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग होने पर प्रेशर बहुत जल्दी चाहेगा कि वो हम मेंटेन हो जाए एक ही प्रेशर पर। मिक्सिंग जब भी होना है तो भाई सेम प्रेशर पे ही होना है, दोनों का प्रेशर इक्वल होने का एक इक्विवेलेंट, एक मीडियम प्रेशर, मीन प्रेशर पर पहुँचने की कोशिश करेगा वो, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होगा। तो भाई यहाँ पे एनर्जी लॉसेस होने का संभावना है। आप कहोगे सर हम फ्यूल को भी एयर के साथ मिला के इसी में कंप्रेस कर दें, कि पागल हो गए हो क्या। यहाँ पर देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ कंप्रेसर हमने लगा रखा, अगर कंप्रेसर के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया फ्यूल का और सिर्फ इग्निशन टेम्परेचर पे यदि वो पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर के अंदर ही फ्यूल जल जाएगा। तो ये भी हम नहीं करेंगे। तो हम लोग ये यानी सब मिला के कहो, समझ लो कि भाई हम पेट्रोल इंजन में हम सुपर चार्जर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी सुपर चार्जर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग वहाँ पे कंप्रेसर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद क्या, इंटरकूलर से अब यहाँ देखते हैं कि अगर हम डीजल इंजन में यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा। तो इंटरकूलर से हमने क्या किया, टेम्परेचर घटा लिया, और टेम्परेचर घटा दिया, प्रेशर तो हमारा बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर घटा के हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ला दिया। टेम्परेचर हमने क्यों घटाया, एक तो अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से पे अगर हम फ्यूल को मिलाएंगे तो जलने का कहीं भी जल जाएगा। अब कहोगे कि भाई क्यों घटा रहे हैं जबकि हमको टेम्परेचर घटा, अगर डीजल इंजन में टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो पता ही है नॉकिंग कम जाता है, डेटोनेशन कम का फिनोमेना कम जाता है, तो हम क्यों यहाँ पे घटा रहे हैं। तो देखो मैंने दिखाया है कि प्रेशर और टेम्परेचर से अगर डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद हो, और कभी आपको पूरे पढ़ा हो याद हो, तो P/RT होता है, P=MRT से आप निकालोगे तो यहाँ पे डेंसिटी निकल गया, क्या आएगा P/RT। यहाँ प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे उतना ही डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब सोच लो कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो क्या होता, सोचो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो डेंसिटी कम जाता है। तो डेंसिटी को हमको बढ़ाना है, हमको ज़्यादा एयर हमको उसी वॉल्यूम में, इसी कम वॉल्यूम में हमको इंटर करना है, ज़्यादा एयर और ज़्यादा O2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा।
तो कम से कम नहीं तो भाई फिर भी कम ज़्यादा कम कर दोगे तो नॉकिंग हो जाएगा, डिटोनेशन हो जाएगा डीजल इंजन में। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं, पर फिर भी हमें बहुत ज़्यादा भी हम बढ़ा नहीं सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, यही डेंसिटी जो बढ़ गया उसी O2 को हम इसमें सप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से जलेगा। यहाँ पे H भी जलेगा और C भी, कार्बन भी जलेगा और हाइड्रोजन भी जलेगा। तो दोनों से हमको हीट मिलेगा, कोई भी अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकल के बाहर नहीं जाएगा। तो ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करते हैं। अब टर्बो चार्जर क्या है भाई, पहले तो ये जान हम लोग जनरली क्या होता है भाई, बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में कि टर्बो चार्जर क्या है, तो सुपर चार्जर का डेफिनेशन बता के आते हैं। और सुपर चार्जर पूछा जाता है, टर्बो चार्जर के बारे में बता के आते हैं। ना तो आपको पता होता है, नहीं आपको, कुछ को लोग जाके ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको टर्बो चार्जर पढ़ाया जाता है तो सुपर चार्जर में बता के आते हैं। उनको बताने वाले को पता होता है ना पूछने वाले को पता होता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि टर्बो चार्जर भी क्या करता है भाई, इसमें क्या हाई एनर्जी फ्लूइड का इस्तेमाल। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्रेसर यहाँ भी यूज करना, कंप्रेसर तो यहाँ भी यूज करना। पर यहाँ पे कंप्रेसर को चलाया किससे जा रहा है, यहाँ पे जो हमको वर्क मिल रहा है कि हाई ग्रेड एनर्जी मिल रहा है, उस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, यानी कि बेचारा जो हमको चाहिए था उसी का हम यूज कर रहे हैं कंप्रेसर को चलाने में। तो भाई गलत बात है, यहाँ पे हमारा जो वर्क हमारा कम जाएगा, क्योंकि कुछ वर्क तो भाई कंप्रेसर चलाने में यूज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे तो जो भी हमको आउटपुट मिल रहा है उसको हम पूरा इस्तेमाल करेंगे, जो भी जिस कारण हमने उसको एनर्जी डेवलप किया था। बाकी हमारा क्या है, बाकी हम कंप्रेसर कैसे चलाएंगे। कंप्रेसर चलाने के लिए क्या है कि एग्जॉस्ट, जो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेज निकल रहा है, जो वेस्टेज है भाई, वेस्टेज है वैसे भी उसको हम बाहर छोड़ेंगे तो भाई ऐसे ही गर्म गैसेज है तो और वो पॉल्यूशन बढ़ाएगा भाई, अगर गर्मी फैलाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको से टरबाइन घुमा चला लेते हैं। बट अच्छी बात है, एग्जॉस्ट गैस ऐसे भी हम लोग बॉयलर वगैरह अगर पावर प्लांट अपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे अलग से गैस को गर्म करना पड़ता है, स्टीम बनाना पड़ता है, सुपर हीटेड स्टेट में लेके जाना पड़ता है। फलाना ढिकाना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग टरबाइन चलाते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग गर्म गैस मिल ही रहा है, तो क्यों ना हम टरबाइन चला लें, इस्तेमाल भी हो जाएगा। फिर इससे जो गैस रिलीज होगा उसका H2 देखिए मैंने यहाँ पे गर्म बनाया है, गर्म गैसेज है। और यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से बनाया है कि भाई यहाँ पे ठंडा हो गया है, ठंडा होकर निकल गया है वो H2, कम इंथैल्पी पे निकल गया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंथैल्पी था, हमने कुछ यूज भी कर लिया एग्जॉस्ट गैसेस का। और इससे जो एग्जॉस्ट टरबाइन भी चला, टरबाइन से आप इलेक्ट्रिसिटी पर जनरेट कर ही सकते हो। तो भाई एक तो टरबाइन हम लोग चला लिया, दूसरा इससे जो वर्क मिला उस वर्क से हमने कंप्रेसर नचा लिया। अब कंप्रेसर जो नचा तो कंप्रेसर हमने चलाया, और कंप्रेसर में हम लोग बाहर से हम लोग इनपुट कर लिए एयर का, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद हीट वगैरह बढ़ गया, देखिए मैंने लाल पेन से बना रखा है, हीट जो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाए। फिर इंटरकूलर हमने लगा लिया, इंटरकूलर में लगा के अपना एडजस्ट कर लेंगे, जितना हमको टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर पे हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर देखिए O2, यहाँ पर फिर से डेंसिटी O2 का बढ़ गया, क्योंकि हमने कंप्रेस कर रखा था। वो बढ़ा हुआ डेंसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, O2 को इनलेट वाल्व से हम लोग इनलेट कर ले रहे हैं O2 का। इससे कितने फ़ायदे हो गए तो आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए क्या हो गया, यहाँ पे सिलेंडर का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। सिलेंडर का टेम्परेचर यहाँ से बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हीट एडिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इफेक्टिव हीट एडिशन हो रहा है, क्योंकि O2 मिल रहा है भाई, पूरा के पूरा फ्यूल जल रहा है, कोई भी फ्यूल वेस्ट नहीं जा रहा है। तो हीट एडिशन बेस्ट, मैंने इफिशिएंट हीट एडिशन होगा, जो भी जितना हीट एडिशन होगा वो इफिशिएंसी उसका सही अच्छा होगा, और इससे सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया, हीट एडिशन अच्छा हुआ भाई, इंडिकेटेड पावर अच्छा होगा, ब्रेक पावर ज़्यादा होगा, और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा। इतने फ़ायदे हैं इसके। आगे चलते इसको भी देख लेते हैं, सुपर चार्जर क्या और क्या क्या हो सकते हैं। तो सुपर चार्जर और कुछ नहीं है बल्कि एक कंप्रेसर ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, इनलेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इनलेट का टेम्परेचर, आप कहोगे इंटरकूलर लगा रहे हैं, इनलेट का टेम्परेचर तो घटा दिया, क्योंकि वो तो हमने कंट्रोल किया। हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा लिया, लेकिन वह टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ ही मिला हमको। नहीं मिला तो वो तो अपना कंट्रोल कर सकते इंटरकूलर से कि टेम्परेचर हमको कितना चाहिए। तो सिलेंडर का टेम्परेचर एक तरह से हमारा बढ़ गया। तो सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो भाई एक और रीज़न बता रहा हूँ मैं क्यों पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जर यूज नहीं करना चाहिए, फिर नहीं किया जाता। क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर अगर इनलेट का बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नॉकिंग बढ़ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि नॉकिंग बढ़ जाए। क्योंकि डीजल इंजन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सिलेंडर का नॉकिंग घट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई डीजल इंजन में तो सुपर चार्जर इस्तेमाल हो ही हो।
और ये मैंने ऐसे ही लिख रखा है कि टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर। टर्बो चार्जर बड़ा होता है सुपर चार्जर से, देखिए इसमें ज़्यादा रेजिमेंट इसमें टरबाइन में लगा हुआ है, तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, तो ये जहाँ वहीं इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमारा साइज़ बड़ा होगा, और ये थोड़ा साइज इसका कॉम्पैक्ट होता है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं सुपर चार्जर के बारे में। टाइम तो हमारे पास कम बचा है, जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट लेसन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सुपर चार्जर है क्या? सुपर चार्जर जो रोटरी कंप्रेसर, कुछ नहीं है, रोटरी कंप्रेसर है, या फिर कहो कि जनरली यूज होता है क्या, रूट ब्लोअर जनरली यूज होता है कंप्रेसर के यहाँ पे। डेट एक्चुअली कंप्रेस द इनलेट एयर, वो इनलेट एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है और इंक्रीज इट्स डेंसिटी ऑफ एयर, और डेंसिटी बढ़ा देता है एयर के फॉर द बेटर कन्वर्जन, जिससे क्या कारण क्या हो जाता है, अच्छा कन्वर्जन आपका बेहतर हो जाता है। अब क्या यही सुपर चार्जर है, तो आपको डिफरेंशियल सुपर चार्जर का लिखना होगा, तो यही लिखना है कि भाई हमको वहाँ पे इनलेट एयर का हम लोग डेंसिटी बढ़ा लेते हैं, और डेंसिटी बढ़ाने के कारण क्या हो जाता है, हमारा ज़्यादा अच्छा से कन्वर्जन हो जाता है, फ्यूल का बेटर कन्वर्जन हो जाता है। अब हमको डिफरेंस लिखना है सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में। टर्बो चार्जर क्या है भाई, देयर इज टरबाइन कंप्रेसर असेंबली, यहाँ पर टरबाइन और कंप्रेसर असेंबली होता है, जो मैंने दिखाया। इन विच टरबाइन इज रोटेटेड बाय द हाई एनर्जी एग्जॉस्ट गैस, जो एग्जॉस्ट गैस होता है उसका हम उसकी एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। भाई कितनी अच्छी बात हो रही है कि एग्जॉस्ट एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो वेस्ट जा रहा था उसको हमने इस्तेमाल किया। भाई बाहर निकालने से कोई मतलब था नहीं, गर्म गैस को बाहर निकाले और गर्मी फैलाया मार्केट में। तो रोटेटेड, तो ये हमारा फ़ायदा है। टरबाइन रोटेटेड बाय द हाई एनर्जी एग्जॉस्ट गैस कमिंग ऑन फ्रॉम द कन्वर्जन चैम्बर से जो निकल रहा था उसी गैस का हम इस्तेमाल कर देते हैं। दैट पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन इज यूज्ड फॉर कंप्रेसर, तो इस प्रकार से कन्वर्जन चैम्बर से जो हम टरबाइन से जो पावर डेवलप होता है उसको हम कंप्रेसर में ही इस्तेमाल करें। लेकिन सुपर चार्जर में क्या करते हैं, सुपर चार्जर भी एक कंप्रेसर है, तो डायरेक्टली माउंटेड ऑन इंजन शाफ्ट, तो जो इंजन के शाफ्ट पे ही डायरेक्टली माउंटेड कर देता है, वहाँ पे हाई एनर्जी जो हाई ग्रेड एनर्जी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम गलत कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग बेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमारे हाई ग्रेड एनर्जी का इस्तेमाल कर, हमारा वर्क आउटपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन चूंकि ये हैवी होता है, इसमें टरबाइन भी लगा रहता है, इसलिए हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हैवी होने के कारण। इसका सुपर चार्जर का जनरली इस्तेमाल जहाँ पे अगर आपको हल्का बनाना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें इतना ही, ओके, थैंक यू।